हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का 5th चैप्टर पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पेस्टरलिस्ट, सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, ये कौन होते हैं। पेस्टरलिस्ट मतलब हर्डर्स, जो कैटल्स की हर्डिंग करते हैं या गोट्स की हर्डिंग करते हैं या शीप की हर्डिंग करते हैं या कैमल्स की हर्डिंग करते हैं या डोंकीज की हर्डिंग करते हैं। तो जो भी हर्डिंग करने वाले हैं, मतलब जानवर पालने वाले, पशु पालन करने वाले जो लोग हैं, वो पेस्टरलिस्ट कहलाते हैं। लेकिन इसमें भी हम पेस्टरलिस्ट के साथ एक और वर्ड ऐड करेंगे, नोमैडिक पेस्टरलिस्ट। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नोमैडिक पेस्टरलिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोमैड्स कौन होते हैं? भाई पेस्टरलिस्ट तो समझ में आ गया कि पशुपालन करने वाले लोग पेस्टरलिस्ट हैं, लेकिन नोमैड्स कौन होते हैं? जो एक जगह स्टेबल नहीं होते, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। क्यों होते हैं भाई ये एक जगह से दूसरी जगह मूव? किस चीज की तलाश में? टू अर्न देयर लिविंग। अर्न देयर लिविंग, यहां पे अर्न देयर लिविंग का मतलब हमेशा पैसा कमाना नहीं है। यहां पर टू अर्न देयर लिविंग का मतलब क्या है? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। हो सकता है वो अपने जानवरों के पैस्चर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हों, या फिर वो किसी ऐसी जगह जा रहे हों जहां पर उनको अनाज मिल सके और वो वहां से वो अनाज लेकर वापस आएंगे, है ना। तो नोमैड्स कौन होते हैं? हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू अर्न देयर लिविंग। तो हमें नोमैड्स की डेफिनेशन यहां से मिल जाती है। ठीक है, अब हम इंडिया में देखेंगे कि कुछ अलग अलग पार्ट्स में, है ना, इंडिया के अलग अलग पार्ट। पहले हम इंडिया की बात करेंगे, फिर अफ्रीका की। ठीक है, तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हम देखते हैं कि बहुत सारी नोमैडिक पैस्टरलिस्ट कम्युनिटीज रहती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहती हैं। हम भी देखते हैं, हमारे घर के आसपास से कई बार हमें कुछ लोग दिखते हैं जो भेड़ लेकर जा रहे हैं, या कई बार देखते हैं जो ऊंट लेकर, कैमल लेकर जा रहे हैं, है ना। तो हम कई बार देखते हैं ये नोमैडिक पैस्टरलिस्ट को, जो हमारे घर के आसपास से ही हमें निकलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में इन पैस्टरलिस्ट के बारे में शायद ही हमने कभी पढ़ा हो, है ना। हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं, हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी में, हिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करते हैं ना। हिस्टोरिकली फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, है ना। तो हम हिस्ट्री में भी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, और इकोनॉमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट ही है जिसमें तो इकोनॉमिक्स की पूरी स्टडी होती ही है। तो जब भी हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं या तो एग्रीकल्चर की चर्चा होती है या इंडस्ट्री की चर्चा होती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम आर्टिजन्स के बारे में भी चर्चा कर लें, लेकिन पेस्टरलिस्ट के बारे में शायद ही किसी भी समय की हिस्ट्री में डिस्कस किया हो। आप चाहे किसी भी टाइम का हिस्ट्री उठा के देखिए, वहां पर आपने कभी भी पेस्टरल कम्युनिटीज के बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा लगने लगता है हमको जैसे कि ये जो पेस्टरलिस्ट हैं, इनकी लाइफ जो है ना, वो मैटर ही नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर पेस्टरल लाइफ ही, नोमैडिक पेस्टरल लाइफ ही सरवाइव करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहां पर हमें क्या देखना है कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, इस मॉडर्न सोसाइटी में ये पेस्टरलिस्ट कैसे रहते हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो हम ये अभी हमने पास्ट के, तो हम ज़्यादा डिटेल में इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं है पास्ट की। तो आज के समय में इंडिया में कौन कौन सी पेस्टरल कम्युनिटीज़ रहती हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे पहले। ठीक है, फिर हम अफ्रीका में कौन कौन सी पेस्टरल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, और लास्ट में हम ये देखेंगे, इंडिया में भी और अफ्रीका में भी, दोनों पोर्शन में हम देखेंगे कि कॉलोनियल रूल का इनकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, और कैसे ये उस प्रेशर से अपने आप को बचा रहे हैं जो इनके ऊपर है, टू सर्वाइव इन दिस मॉडर्न सोसाइटी, है ना, कि किस तरीके से वो अपने आप को इन समस्याओं से बचा रहे हैं जो उस मॉडर्न सोसाइटी में ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं।
ठीक, तो पहले हम देखते हैं कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में। देखो, पेस्टोरल कम्युनिटीज हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पेस्टोरल कम्युनिटीज जो माउंटेन एरियाज में रहती हैं और दूसरी पेस्टोरल कम्युनिटीज जो प्लेन, प्लेट्यू एंड डेजर्ट एरिया में रहती हैं। ठीक, सबसे पहले हम फोकस करेंगे माउंटेन्स में रहने वाली पेस्टोरल कम्युनिटीज में। इसमें कॉमन चीज क्या है, हमें जब भी क्वेश्चन फ्रेम होगा तो इनके मूवमेंट के ऊपर फ्रेम हुआ कि किस तरीके से मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब हम माउंटेन्स की पढ़ते हैं तो माउंटेन्स में ये पेस्टोरल कम्युनिटीज किस चीज के बेसिस पर एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं? समर सीजन एंड विंटर सीजन। ठीक है, समर्स में ये लोअर एरियाज में रहते हैं, सॉरी विंटर्स में ये लोअर एरियाज में रहते हैं, और समर्स में जब बर्फ पिघलती है तो माउंटेन रीजन्स में जाते हैं अपने हर्ड्स को लेकर। ठीक, और जो पेस्टोरल कम्युनिटीज प्लेन, प्लेट्यू एंड डेजर्ट एरियाज में रह रही हैं, वहां पर हम ये देखते हैं कि वो मूवमेंट जो है वो समर और विंटर पर बेस्ड नहीं है, वो ड्राई सीजन एंड वेट सीजन पर बेस्ड है। यानी कि जब मॉनसून आएगा तो वो ड्राई रीजन में चले जाएंगे, और जब मॉनसून चला जाएगा तो वापस से कोस्टल रीजन्स में जाएंगे जहां पर उनको क्रॉप्स भी मिलेंगी, है ना। तो सबसे पहले हम माउंटेन्स की बात करते हैं। माउंटेन्स में समर और विंटर के बीच में इनका मूवमेंट होगा। हमें तीन कम्युनिटीज के बारे में पढ़ना है, गुज्जर, बकरवाल। ठीक है, ये दो अलग ट्राइब्स हैं लेकिन हम यहाँ साथ में ही लिखते हैं गुज्जर बकरवाल्स। ठीक है, ये शीप हर्डर्स हैं। तो गुज्जर बकरवाल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, गुज्जर कैटल हर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और गड़ी शेफर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इनके पर फोकस करते हैं। सबसे पहले गुज्जर एंड बकरवाल्स। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ये रहते हैं, और किस चीज़ की हर्डिंग करते हैं? गोट्स की एंड शीप्स की ये हर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब माइग्रेशन में आपको पहले ही बता दिया भैया, माइग्रेशन किस चीज़ पर बेस्ड है? समर और विंटर सीजन पर। तो ये 19th सेंचुरी में ये लोग कश्मीर वाले एरिया में शिफ्ट हुए, किस चीज की तलाश में? पैस्चर की तलाश में फॉर देयर एनिमल्स। ठीक, अब जरा इनका मूवमेंट देखते हैं डिटेल में। मंथ याद रखने पड़ेंगे हमको कि कौन से मंथ में ये कहां पर रहते हैं। ठीक है, तो जिस एरिया में ये लोग रह रहे हैं एनुअली वो समर और विंटर सीजन में अपने ग्रेजिंग ग्राउंड्स चेंज कर रहे हैं। विंटर में ये कहां रहते हैं? विंटर में हाई माउंटेन्स में बर्फ है, तो कहां रहेंगे ये? लोअर हिल्स में, जो शिवालिक रेंजेस कहलाती हैं, हम जानते हैं इनके बारे में, है ना। तो विंटर में जब हाई माउंटेन्स में स्नो है उस समय ये कहां रहते हैं? शिवालिक रेंजेस में। और शिवालिक रेंजेस में किस तरीके का फॉरेस्ट होता है? स्क्रब फॉरेस्ट होता है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े पेड़ नहीं है यहाँ पर, छोटे छोटे से पेड़ हैं, स्क्रब्स हैं यहाँ पर, श्रब्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्क्रब फॉरेस्ट जो है ये इनको पैस्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक, लेकिन जैसे ही समर्स स्टार्ट हुई, यानी कि अप्रैल का महीना आया, तो ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं। तो अपन को याद क्या रखना है, ये कब अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं शिवालिक रेंजेस से नॉर्थ की तरफ? बाय द एंड ऑफ अप्रैल। क्योंकि समर्स में क्या होगा कि नॉर्थ में जो माउंटेन्स में जो बर्फ थी, स्नो थी, वो मेल्ट हो जाएगी और वहां पर बहुत सारी ग्रासेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, इसीलिए ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये एक आध अलग अलग नहीं जाएंगे, ये सब इकट्ठे जाते हैं ना। तो बहुत सारे हाउस होल्ड एक साथ आ जाते हैं इस जर्नी में, और ये जो बहुत सारे हाउस होल्ड एक साथ जा रहे हैं इसको ये क्या कहते हैं? काफिला। ठीक है, अब ये जो काफिला है इनका, गुज्जर एंड बकरवाल्स का, ये काफिला पीर पंजाल रेंजेस क्रॉस करता है और कश्मीर वैली में एंटर हो जाता है विद द ऑनसेट ऑफ समर। ठीक है, अब जैसे समर आया तो माउंटेन्स में क्या है? लैश एंड ग्रीन ग्रासेस हैं, है ना। इनको हम कहते हैं मेडोज, है ना, या बुग्याल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंट टाइप की ग्रासेस यहां पर प्रोड्यूस हो जाती हैं, और ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फॉरेज प्रोवाइड कराती हैं एनिमल हर्ड्स को, है ना। फॉरेज का मतलब क्या है? यहाँ पर न्यूट्रिशियस होता है, उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का फॉरेज, या यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए? पैस्चर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो फॉरेज या पैस्चर ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो ये अप्रैल में नॉर्थवर्ड मूव होना स्टार्ट हुआ। अब अप्रैल, मई, जून ये गर्मी का मौसम है, जुलाई तक भी चल जाएगा इनको, क्योंकि बरसात आने लगती है, जुलाई में बरसात होने लगती है। लेकिन उस समय क्या है? माउंटेन्स में नहीं होगी बारिश। ठीक है,
माउंटेन्स उस समय ड्राई रहते हैं, है ना। अपन देखते हैं विंटर में वहाँ स्नोफॉल होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण, ठीक। तो उस समय क्या है, सितंबर तक ये वहाँ रह सकते हैं, फिर सितंबर में ये वापस आना स्टार्ट करते हैं बाय द एंड ऑफ सितंबर, क्योंकि अब जो है ना बारिश खत्म हो गई है। सितंबर खत्म होते होते तक बारिश खत्म हो जाती है ना। अब बारिश में ये वापस क्यों नहीं आते, क्योंकि शीप हर्डर्स हैं। शीप जो है ना वो वेट मॉनसून या वेट क्लाइमेट प्रेफर नहीं करती। शीप को क्या चाहिए, शीप को चाहिए ड्राई, एकदम ड्राई रीजन, है ना। तो शीप जो होती है ना, इसीलिए ये बारिश के मौसम में कहाँ रहते हैं, माउंटेन एरियाज में रहते हैं। और बाय द एंड ऑफ सितंबर ये वापस अपना साउथवर्ड जर्नी स्टार्ट करते हैं उनके विंटर बेस में, यानी कि जो शिवालिक रेंजेस हैं वहां पर ये वापस आ जाते हैं, और उस समय वापस से माउंटेन्स में क्या हो जाएगी, स्नो आ जाएगी, ठीक। तो वापस जब ये आएंगे अपने शिवालिक रेंजेस में, वहां पर इनको फिर से पैस्चर अवेलेबल होगा, ठीक है। अब एक दूसरे रीजन की बात करते हैं और दूसरी पेस्टरल कम्युनिटी की बात करते हैं। ये हैं गडी शेफर्ड्स, है ना। गुज्जर बकरवाल्स हमने कहाँ देखे थे, जम्मू कश्मीर में, और गडी शेफर्ड्स कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में। इनका भी सिमिलर साइकिल है मूवमेंट का। विंटर में ये कहाँ रहेंगे, शिवालिक रेंजेस में, और इनके जो फ्लॉक्स हैं उनको यहाँ पर स्क्रब फॉरेस्ट जो मिल रहा है उसी से इनको पैस्चर मिल जाएगा। फिर सिमिलरली ये भी अप्रैल में नॉर्थवर्ड मूव होना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अप्रैल में समर सीजन जो होता है, समर सीजन ये स्पेंड करते हैं लाहौल एंड स्पीति में, और यहां पर ये एग्रीकल्चर भी करते हैं, कुछ फसल भी लगाते हैं, ठीक है। फिर फर्दर ये नॉर्थ मूव करते हैं, जब समर निकल जाता है, पूरा स्नो मेल्ट हो जाती है, तो स्नो मेल्ट हो जाने के बाद ये और हायर पासेस में आगे जाते हैं, ठीक है। और जो हाई माउंटेन्स में जो ग्रासलैंड्स डेवलप हुए हैं उनको क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पर, मेडोज, ठीक। तो ये और नॉर्थ में पहुंच गए समर खत्म होने के बाद, जब मॉनसून टाइम है तो मेडोज में चले गए। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है तो ये वापस आने लगते हैं, यानी बाय द एंड ऑफ सितंबर ये वापस साउथवर्ड मूव होने लगते हैं, रिटर्न जर्नी पर आ जाते हैं। लेकिन वापस आते समय फिर वापस से कहाँ रुकेंगे, ये लाहौल एंड स्पीति में रुकेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये फसल लगा कर गए थे, तो वापस आकर उसकी रीपिंग करेंगे, वापस आएंगे, हार्वेस्ट कर लिया उसको, ठीक है। और विंटर की क्रॉप्स वहां पर सोइंग करके, और ये वापस अपने विंटर बेस पे आ जाते हैं, शिवालिक हिल्स में आ जाते हैं। फिर विंटर खत्म होगी तो फिर वापस जाएंगे अप्रैल में लाहौल स्पीति, तो जो विंटर में लगा के गए थे उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये एनिमल हर्डिंग को एग्रीकल्चर के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये वापस शिवालिक हिल्स में आ गए, फिर वापस अप्रैल में वापस जाएंगे, है ना। तो ये जो है ना, ये सिस्टम पूरा इनका चलता रहेगा, ठीक है। अब एक और कम्युनिटी है गढ़वाल हिल्स में और कुमाऊन हिल्स में, जिसे हम कहते हैं गुज्जर कैटल हर्डर्स, है ना। ये इस तरीके के मंडप्स में रहते हैं, ये कैटल्स की हर्डिंग करते हैं, जनरली बफेलोस की, ठीक है। तो ये जो गुज्जर कैटल हर्डर्स हैं इनका मूवमेंट भी सेम हो रहा है। ये जहां पर ये, लेकिन ये थोड़ा और साउथवर्ड रहते हैं। ये कहां पर रहते हैं, भाबर रीजन में रहते हैं। शिवालिक रेंजेस के और साउथ में आएंगे ना तो हमें भाबर रीजन मिलता है, तो ये इनका विंटर बेस होता है, भाबर रीजन, ठीक है। फिर जैसे ही समर आता है तो ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में क्लाइम करने लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाई एरियाज में जो मेडोज हैं वो कहलाते हैं बुग्याल्स। वो जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हीं को हमने पहले मेडोज कहा था, उन्हीं ग्रासलैंड्स को अब हम यहाँ पर क्या कह दे रहे हैं, बुग्याल्स कह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गुज्जर कैटल हर्डर्स हैं ये भी ओरिजिनली कहाँ से थे, जम्मू एंड कश्मीर से थे, ठीक है। और ये यूपी हिल्स यानी कि गढ़वाल हिल्स एंड कुमाऊन हिल्स में ये कब शिफ्ट हो गए, 19th सेंचुरी में, इन द सर्च ऑफ गुड पैस्चर फॉर देयर एनिमल्स, ठीक है। अब इनके इस मूवमेंट का फायदा होता है हमको, ये साइक्लिक मूवमेंट जो है समर और विंटर के बीच में, इससे फायदा क्या होता है कि जो पैस्चर है ना उसको रीग्रोथ का टाइम मिल जाता है ना। तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो ये मूवमेंट फॉलो करती हैं इन माउंटेन रीजन्स। तो अभी हमने क्या क्या पढ़े, गुज्जर्स, बकरवाल्स, गडी शेफर्ड्स, गुज्जर कैटल हर्डर्स, इसके अलावा भोतियास भी हैं, शेरपास भी हैं, किन्नौरीस भी हैं। ऐसी कई सारी पेस्टरल कम्युनिटीज़ हैं जो माउंटेन एरियाज़ में रहती हैं, हिमालयाज़ में, और यही पैटर्न फॉलो करती हैं समर और विंटर वाला, ठीक है। अब
ये जो सीजनल चेंजेस ये अपन देख रहे हैं ना, ये एडजस्ट कर रहे हैं सीजनल चेंजेस के साथ। इसके कारण क्या होता है, जो पेस्चर होता है डिफरेंट एरियाज में, उसको रीग्रोथ का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू दीज सीजनल चेंजेस, तब जाके उनको अच्छा पेस्चर मिलता है। यदि वो एक ही जगह रह जाएंगे ना और ये सीजनल चेंजेस के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो उनके एनिमल्स को अच्छा पेस्चर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उससे पेस्चर एक जगह का एग्जॉस्ट हो जाएगा, यूज करने लायक नहीं बचेगा। उनका ये जो मूवमेंट होता है उस पेस्चर को रीग्रोथ का टाइम प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, ये होना चाहिए। देखो कितना अच्छा सिस्टम है, बढ़िया। एक जगह एक समय पर एक जगह, दूसरे समय पर दूसरे जगह। हाँ, परेशानी भी है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास काम नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए सरवाइव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पेस्टोरलिज्म, वो भी नोमैडिक पेस्टोरलिज्म। एक जगह नहीं रह सकते। ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, ये पेस्चर को रिकवर करने का टाइम देता है, उसके ओवर यूज को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि ये जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं सिर्फ माउंटेन्स में है, ये प्लेन्स में भी हैं, ये प्लेट्यूज में भी हैं, और ये डेजर्ट्स में भी अपन को मिलती हैं। इंडिया में पूरे इंडिया में आपको डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पेस्टोरल कम्युनिटीज अपन को नजर आएंगी, है ना। तो सबसे पहले जरा अपन देखते हैं, बात करते हैं प्लेट्यू रीजन में। महाराष्ट्र रीजन में एक कम्युनिटी है जिसे हम कहते हैं धांगर्स, है ना। ये जो धांगर कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, यदि हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो अर्ली 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी मतलब देखो 1901 से स्टार्ट होगी और 2000 तक चलेगी, तो अर्ली जो होगी ना वो 1901 से लेके अपन फर्स्ट डेकेड जो है ना वो पूरा मान लेते हैं कि ये है अर्ली 20th सेंचुरी। इस समय इनकी जो पॉपुलेशन थी, जो एस्टिमेटेड थी, वो थी 4,67,000। ये टोटल पॉपुलेशन है। ठीक, अब देखो जैसे हमने देखा था गडी शेफर्ड्स शीप हर्डिंग कर रहे थे, गुज्जर बकरवाल शीप एंड गोट्स की हर्डिंग कर रहे थे, और गुज्जर कैटल हर्डर्स जो हैं वो बफेलोज, जनरली अपन देखते हैं कि बफेलोज या काउज ये कैटल्स में आते हैं, उनकी हर्डिंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो धांगर्स हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखो धांगर जो प्लेट्यू रीजन के लोग हैं उनकी बात हम करें, कुछ इनमें से शेफर्ड्स हैं, कुछ ब्लैंकेट बीवर्स हैं, या हो सकता है जो शेफर्ड्स हैं वही ब्लैंकेट बीवर्स हों, और कुछ बफेलो हर्डर्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो धांगर कम्युनिटी है, अब यहाँ पर मूवमेंट कैसे होगा? ड्राई एंड वेट सीजन के हिसाब से, है ना। यानी कि मॉनसून आएगा तो ये कहाँ चले जाएंगे? ड्राई रीजन्स में, और जब मॉनसून नहीं होगा तो ये जाएंगे कोस्टल रीजन में। ठीक है, तो ये जो शेफर्ड्स हैं ये कहाँ रहते हैं? जनरली कहाँ रहते हैं? ड्राई रीजन में, यानी कि सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में रहते हैं ड्यूरिंग मॉनसून। ठीक है, लेकिन जैसे ही मॉनसून गया तो ये कहाँ पहुंच जाते हैं? कोस्टल रीजन्स में पहुंच जाते हैं। ठीक, अब ड्राई रीजन्स में देखो शीप जो है ना वो सरवाइव कर सकती है, इसीलिए ये शेफर्ड्स हैं। ठीक है, ड्राई रीजन क्या है? ये सेमी एरिड एरियाज हैं, पुअर सॉइल है, रेनफॉल बहुत कम होता है, ऐसे रीजन में रह रहे हैं, और यहाँ पर इनको जो चारा मिलेगा, जो पेस्चर मिलेगा, वो क्या होगा? थॉर्नी स्क्रब मिलेगा। ठीक है, और खेती भी नहीं हो सकती, हो भी सकती है तो मिलेट्स की खेती हो सकती है, खास तौर से बाजरा। ठीक है, बाजरा की खेती भी कर पाएंगे ये कब? मॉनसून आया तब कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंजर जमीन पे आप बाजरा उगा लो, थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर चाहिए बाजरा प्रोड्यूस करने के लिए भी, तो ये बाजरा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बाजरा प्रोड्यूस किया इन्होंने, लेकिन बहुत पूरे एरिया में प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जितना भी उनका एरिया था जहां वो प्रोड्यूस कर सकते थे वहां बाजरा प्रोड्यूस किया, फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर ली। ठीक है, जैसे मॉनसून गया तो हार्वेस्टिंग हो जाती है, अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब अक्टूबर में जैसे हार्वेस्टिंग कर ली इन्होंने, तो अक्टूबर में ये ढांगर्स जो हैं ये निकल जाते हैं कहाँ पर? वेस्ट की तरफ, है ना। सेंट्रल प्लेट्यू में रह रहे हैं ना, यदि हम इंडिया की ऐसी बात करें तो यहाँ सेंट्रल प्लेट्यू में रहते हैं, और अब फिर ये यहाँ से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है,
तो ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में अपना मूव स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 1 महीने का समय लगता है इनको यहां से कोस्टल रीजन तक पहुंचने में। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का सफर तय करके ये कहां पहुंच जाते हैं, कोंकण रीजन, है ना। हम जानते हैं कोंकण, कनारा एंड मलाबार कोस्टल रीजन है ये। कोंकण रीजन जो है ना, ये मुंबई गोवा वाला रीजन जो है, ये कोंकण रीजन कहलाता है। तो लगभग 1 महीने का मार्च इन्होंने किया, ठीक है, और ये कहां पहुंच गए, कोंकण रीजन में पहुंच गए। अब कोंकण रीजन एक अच्छा एग्रीकल्चरल एरिया है, फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल एरिया है ना। यहाँ पर बहुत हाई रेनफॉल होता है और अच्छी सॉइल है। ठीक, यहाँ पर जनरली क्या होता है, राइस। ठीक, तो यहाँ पर जो कोंकणी पीजेंट्स हैं, ये कोंकणी पीजेंट्स इन शेफर्ड्स को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। क्यों वेलकम करते हैं, इससे क्या फायदा है इन शेफर्ड्स से इनको, क्योंकि भाई खरीफ सीजन की क्रॉप की हार्वेस्टिंग हुई है। हार्वेस्टिंग के बाद जो ज़मीनें हैं वहाँ पर क्या लगे हुए हैं, स्टेबल्स लगे हुए हैं ना। फसल काट देते हैं तो नीचे वो डंडे बच जाते हैं ना, स्टेबल्स बच जाते हैं, है ना। तो खरीफ सीजन की फसल की हार्वेस्टिंग ये कर चुके हैं, ठीक है। और फील्ड्स जो हैं उनको अब फर्टिलिटी की ज़रूरत है, फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज, और रबी सीजन की क्रॉप के लिए उनको तैयार करना है। तो ये जब शेफर्ड्स वहाँ पहुँचते हैं अपने फ्लॉक्स के साथ या कैटल्स के साथ, तो उनको वेलकम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो जानवर हैं ये उनके खेतों में वो जो कचरा बच गया है ये पूरा कचरा खा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो शेफर्ड्स हैं ये जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो उनका जो फ्लॉक है वो फील्ड को मैन्योर भी प्रोवाइड कराएगा, और जो कचरा बचा हुआ है वो कचरा भी खा जाएंगे। देखो, बिना फसल जलाए यानी बिना एनवायरमेंटल पोल्यूशन किए फील्ड्स क्लियर हो गई। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो ऐसा यदि होने लगा ना, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, दिल्ली साइड देखो कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जब हरियाणा में और पंजाब में फसल की हार्वेस्टिंग के बाद उसको जला देते हैं ताकि दोबारा से रबी सीजन की फसल लगा सकें, तो पूरा का पूरा पोल्यूशन वो कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है। वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ठंड के मौसम में इतना पोल्यूशन हो जाता है वहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पर यदि ये देखो फ्लॉक्स हों, मान लो ऐसे जो शेफर्ड्स हैं या कैटल हर्डर्स हैं, ऐसे ये पंजाब और हरियाणा साइड जाएं, हालांकि ये होने भी लगा, मूवमेंट चेंज भी हुआ लोगों का आफ्टर कॉलोनाइजेशन, लेकिन यदि ये लोग पंजाब हरियाणा साइड जाएं और वो खेतों में जो कचरा पड़ा हुआ है उसको जानवर खा लेगा और वहीं पर गोबर देगा वो, तो उससे फील्ड्स को मैन्योर भी मिल जाएगा, है ना। तो कोंकणी पीजेंट्स जो है ना, ये इनको वेलकम करते हैं, क्योंकि इससे इनकी फील्ड जो है वो भी क्लियर हो जाएगी और उनकी फील्ड्स को मैन्योर भी मिल जाएगा। साथ ही ये जो धांगर कम्युनिटी के लोग वहाँ जा रहे हैं, ये वहाँ से क्या लेकर आएंगे, राइस। ठीक है, राइस प्रोड्यूस होता है जनरली, या ऐसा कहें जो भी ग्रेन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन ग्रेन्स की सप्लाई लेकर ये कोंकणी पीजेंट्स से उनको ग्रेन्स की सप्लाई मिलेगी, खासतौर से राइस की सप्लाई मिलेगी, जिसको लेकर ये वापस अपने प्लेट्यू रीजन में आ जाएंगे। कब आएंगे, अक्टूबर में वापस निकलेंगे वहाँ से, है ना। वहाँ से ये अक्टूबर में वहाँ पहुँचे थे। जब तक ड्राई सीजन है, जब तक ड्राई सीजन रहेगा, ना ठंड का मौसम ये जो पूरा है ना, और गर्मी का मौसम, ये पूरा कहाँ निकालेंगे, उस कोस्टल रीजन में। और जब वापस मॉनसून आएगा तो ये वापस अपने एरिया में आ जाएंगे, और साथ में क्या ले आएंगे वहाँ से, राइस जैसी क्रॉप्स ले आएंगे, क्योंकि सेंट्रल प्लेट्यू में इन चीज़ों की आवक नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं हो पाता उतना अच्छा, क्योंकि बहुत कम रेनफॉल होता है ना। तो जैसे ही ऑनसेट ऑफ मॉनसून होगा, धांगर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो कोंकण रीजन को छोड़ देंगे, कोस्टल रीजन से अपने फ्लॉक्स को लेकर वापस आ जाएंगे अपने परमानेंट सेटलमेंट में, जो ड्राई प्लेट्यू रीजन है, क्योंकि जो शीप है वो मॉनसून की कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकती। सिर्फ बफेलो जैसे जो जानवर है ना, उनको वेट टाइप का जो क्लाइमेट है वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये एक कम्युनिटी हो गई। ऐसी कुछ और कम्युनिटी है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। कौन सी कम्युनिटी है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, गोलास, कुरुमास एंड कुरुबास। ठीक है, ये 3 कम्युनिटी के बारे में अपन को पढ़ना है। ये भी क्या करते हैं, ये शीप हर्डर्स हैं, गोट हर्डर्स हैं, कैटल हर्डर्स हैं। अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले गोलास की बात करते हैं, ये कैटल हर्डर्स हैं। कुरुबास और कुरुमास क्या करते हैं, ये शीप एंड गोट की हर्डिंग करते हैं, साथ में ये वोवन ब्लैंकेट्स भी बेचते हैं। ठीक, तो अपन को ये तीनों का पता चल गया कि ये क्या करते हैं। मूवमेंट तो हमको मालूम है, मूवमेंट कैसे होगा, सिमिलर मूवमेंट होगा। अक्टूबर में ये जाएंगे कोस्टल रीजन में,
ठीक है, और विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून ये वापस आ जाएंगे अपने परमानेंट सेटलमेंट पे। ठीक है, तो ये जनरली कहाँ रहते हैं, वुड्स में रहते हैं, मतलब जंगल के आसपास रहते हैं। ठीक है, जंगल में नहीं रहेंगे, जंगल के आसपास रहेंगे। कल्टीवेशन भी कर रहे हैं स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर, थोड़ा बहुत खेती भी कर रहे हैं, एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स में भी ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, और साथ में फिर ये हर्डिंग का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये ट्रेडर्स भी हैं, ये ब्लैंकेट वीवर्स भी हैं, ये कल्टीवेटर्स भी हैं, और फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, तो हो सकता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में भी ये डील कर रहे हो ट्रेड के थ्रू। ठीक है, तो ये तीनों कम्युनिटीज जो हैं ये कहाँ मिलती हैं हमको, ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, अब जरा इन कम्युनिटीज के मूवमेंट की फिर से हम देख लेते हैं, कैसा क्या मूवमेंट है भैया इनका। अपन ने देख लिया मूवमेंट होगा वेट और ड्राई सीजन के बेसिस पर, है ना। तो यहाँ पर विंटर और समर के बेसिस पर नहीं देखना है, हमने देखना विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून ये वापस आ जाएंगे अपने एरिया में, और जब ड्राई सीजन होगा तो ये कोस्टल रीजन में वापस जाएंगे। ठीक है, जो वेट मॉनसून होता है या जो स्वम्पी टाइप का जो क्लाइमेट होता है ना, वो किसको पसंद होता है, सिर्फ बफेलोस को। तो यानी जो बफेलो हर्डर्स हैं सिर्फ वो मॉनसून के टाइम पर कोस्टल रीजन्स में रुकेंगे, बाकी के जो हर्डर्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, वापस अपना जो प्लेट्यू रीजन है वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अपन को ये चीज समझ में आ गई भैया कि ये जो गोलाज हैं, कुरुबाज हैं, कुरुमाज हैं, ये किस तरीके से मूव होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नए बंजारा ग्रुप की, है ना। ये नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। बंजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, ये वैसे तो ट्रेड में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये ग्रेजर्स हैं। ये भी ग्रेजर्स का मतलब क्या, ये भी हर्डिंग का काम करते हैं, है ना। तो ये जनरली हमको कहाँ मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में मिलते हैं। हमें कहाँ मिलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये भी अपने जो एनिमल्स हैं उनके लिए अच्छा पैस्चर इनको चाहिए। ठीक है, और इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा भाई, ये मूवमेंट तो इनका वैसे ही होगा ड्राई और वेट वाला। हालांकि ये जो जिन रीजन्स में ये लोग हैं, यहां पर ड्राई और वेट की भी बात नहीं करेंगे, ये ट्रेड के लिए भी मूव करते हैं कई बार, और ये कैटल हर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके के कैटल्स की हर्डिंग करते हैं, ये ऐसे कैटल्स की हर्डिंग करते हैं जो प्लॉइंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी ड्रॉट पावर प्रोवाइड कराते हैं, है ना। ड्रॉट पावर यानी कि हल चलाने के लिए जो अच्छे एनिमल्स होते हैं, यानी कि बैल वगैरह जैसे, उनकी ये हर्डिंग करते हैं, और ये ले जाकर डिफरेंट एरियाज में इनको बेचते हैं इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, बहुत सारी चीजों का ये ट्रेड करते हैं। तो मेनली देखा जाए तो ये हर्डर्स तो हैं, लेकिन मेनली क्या है, ये ट्रेडर्स हैं। बहुत सारी ट्रेड एक्टिविटीज में ये बंजारा कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो भैया ये हो गया हमारा एक तो प्लेन एरिया का और प्लेट्यू एरिया का। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डेजर्ट की। ठीक है, डेजर्ट कम्युनिटी में रहते हैं रायकास। ठीक, अब रायकास कहाँ रहते हैं, डेजर्ट हम जानते हैं पानी तो बहुत ही कम होगा, रेनफॉल तो इस रीजन में बहुत ही मीगर होता है बिल्कुल, और अनसर्टेन भी है। पता चला जितना होता है उतना भी ना हो, और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो बहुत अनसर्टेन भी होता है। तो ज्यादातर एरिया यहाँ ऐसा है जिस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो हार्वेस्ट होती है वो फ्लक्चुएट होती है हर साल, कभी ज्यादा फसल हो जाती है, कभी बहुत कम फसल होती है ना। और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर फसल आप ग्रो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इनको भी हर्डिंग के साथ दूसरी चीजें करनी होती हैं। तो ये राय का कम्युनिटी क्या करती है, हर्डिंग के साथ किस चीज को कंबाइन कर रही है, कल्टीवेशन को, है ना। ठीक है, तो ये पेस्टरलिस्ट भी हैं और कल्टीवेटर्स भी होते हैं। ठीक है, अब इनका मूवमेंट कैसे होगा, सेम ड्राई सीजन एंड वेट सीजन, क्योंकि भैया जब मॉनसून आएगा उस समय ये फसल उगा सकते हैं, जब मॉनसून चला जाएगा तो फसल नहीं उगा सकते। तो ये जो रायका हैं, कहाँ के रायका हैं, ये बाड़मेर के हैं, जैसलमेर के हैं, जोधपुर के हैं, बीकानेर के हैं। ये अपने घरों में कब रहते हैं, जब वहां पर पैस्चर अवेलेबल हो, यानी कि मॉनसून के टाइम पर, क्योंकि उस समय ये ज्वार बाजरा, खासतौर से बाजरा अच्छा प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, है ना। तो वहाँ बाजरा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बाजरा हम जानते हैं कि भाई ये एक फूड क्रॉप भी है और एक फोडर क्रॉप भी है ना।
तो अपने मॉनसून के टाइम पर ये अपने एरिया में रहेंगे, डेजर्ट वाले एरिया में ही रहेंगे, लेकिन सिमिलर यहाँ पर चेंज आएगा अक्टूबर का। ठीक है, अक्टूबर में ये अपना रीजन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ड्राई हो जाएगा, सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ये मूव होंगे वहाँ से किस चीज़ की तलाश में, पैस्चर और वाटर की तलाश में। ठीक है, और जैसे ही मॉनसून आएगा तो वो अपने घर वापस आ जाएंगे। ठीक अब ये जो रायका हैं इसमें भी दो टाइप के हैं, एक है मरु रायका, मरु यानी डेजर्ट, राजस्थान में सॉरी डेजर्ट एरिया में जो रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है ये मरु रायका जो है ना, ये क्या करते हैं, कैमल हर्डिंग करते हैं। ठीक, एक और दूसरा ग्रुप है रायकास का जो शीप एंड गोट्स की हर्डिंग करता है। ठीक है, अब ये मरु रायका जो है ना, ये जो हैं ये कैमल हर्डिंग करते हैं, तो ये पुष्कर मेला वगैरह जो होता है जहाँ पर वहाँ पर कैमल्स वगैरह बेचे भी जाते हैं, उनका पूरा मेला लगता है, तो वहाँ पर ये मरु रायका जो है ना, ये ज़्यादातर लोग वहाँ पर अपन को मिलेंगे। तो भैया अब हमने इतना सब देख लिया, तो हमको ये समझ में आ रहा है ये जो पेस्टरलिस्ट हैं ये इतनी आसानी से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। इनको सरवाइव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को केयरफुली कंसीडर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको केयरफुली कंसीडर करना पड़ रहा है, जरा अब हम इन फैक्टर्स पे बात करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले इनको ये जज करना पड़ता है कि कितने लंबे समय तक वो एक एरिया में अपने हर्ड के साथ रह सकते हैं, है ना। सो दे हैव टू जज हाउ लॉन्ग दे कैन लिव इन अ प्लेस विद देयर हर्ड। ठीक है, दूसरी चीज क्या उनको करनी पड़ रही है, उनको ये ध्यान रखना पड़ रहा है कि भैया ऐसे एरिया से जाओ जहां उनको पानी मिले और पैस्चर मिले। ऐसा ना हो कि कुछ ही डेजर्ट एरिया से निकल गए, ना वहाँ पानी मिला, ना पैस्चर मिला, ना भेड़ बकरियां बचेंगी, ना वो खुद बचेंगे, है ना। तो ऐसे एरिया से मूव होना पड़ता है जहां पर वो वाटर और पैस्चर फाइंड कर सकें, इस चीज का भी उनको ध्यान रखना होता है। फिर थर्ड चीज क्या, टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, कि किस समय कहां से निकलना है, ये भी इनको यहां ध्यान रखना पड़ता है। गलत समय पर निकलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, और उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि वो डिफरेंट टेरिटरीज से होते हुए जाएं, हर बार एक ही टेरिटरी से ना जाएं, है ना। मतलब जाना और वापस आना अलग अलग रास्तों से करें, ताकि उनको डिफरेंट जगहों पर लोगों से भी तो कांटेक्ट बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उनको फार्मर से खास तौर से अच्छे रिलेशंस बनाना है, क्योंकि फार्मर से अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे तो उनका जो हर्ड है ना वो उनकी फील्ड में ग्रेजिंग कर पाएगा और ना वो फील्ड को मैन्योर प्रोवाइड करवा पाएंगे, दोनों का नुकसान होगा। तो इनको बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है किस चीज का, रिलेशंस का, कि फार्मर्स के बीच में और इन पेस्टरल कम्युनिटीज के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे बने। ठीक है, अब इन सब चीजों को पढ़कर इतना क्लियर है कि अकेले हर्डिंग से भी काम नहीं चल रहा, खासतौर से जो प्लेन, प्लेटी और डेजर्ट एरिया में हैं, इनको क्या करना पड़ रहा है, हर्डिंग के साथ साथ ट्रेड और कल्टीवेशन भी करना पड़ रहा है, तब जाकर ये अपनी लिविंग अर्न कर पा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब हमको क्या समझना है भाई कि इनके ऊपर कॉलोनियल रूल का क्या इंपैक्ट हुआ, इनकी लाइफ पर कॉलोनियल रूल का क्या इंपैक्ट हुआ। अब देखो, अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में अभी करंट स्टेटस की बात नहीं कर रहे, करंट स्टेटस हो सकता है इनका चेंज हो गया हो, उसके लिए हमको करंट स्टेटस का पता करना पड़ेगा कि भैया धांगर्स की क्या हालत है आजकल, रायकास की क्या हालत है। हालांकि अभी भी हमको मूव होते हुए नजर आएंगे, आज भी हम देखते हैं अपने घर के आसपास तो मूव होते हुए कई बार नजर आते हैं। और कब नजर आएंगे, जब या तो वेट सीजन शुरू हुआ होगा तो ये वापस लौट रहे होंगे, या फिर अक्टूबर का टाइम जब वेट सीजन खत्म हुआ है तो ये कहीं जा रहे होंगे कोस्टल रीजन्स की तरफ, है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है, कॉलोनियल रूल का इनकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ। ठीक, कॉलोनियल रूल का इंपैक्ट देखते हैं भाई, क्या इंपैक्ट हुआ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रेजिंग लैंड्स थे इनके पास या ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे, ये श्रिंक हो गए, कम एरिया बचा इनके पास। ठीक है, उनका जो मूवमेंट है वो भी रेगुलेटेड है, हर जगह मूव नहीं हो सकते फ्रीली जैसे पहले हुआ करता था। और जो रेवेन्यू उनको पे करना था वो रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक, और उनका जो एग्रीकल्चरल स्टॉक था ये डिक्लाइन हो गया, और जो ट्रेड और क्राफ्ट में वो लोग इन्वॉल्व थे वो भी एडवर्सली इफेक्ट हुआ। बहुत सारी चीजें 5 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, क्या इंपैक्ट हुआ, ग्रेजिंग लैंड श्रिंक हो गए, उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो गया,
ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ रहा है, एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइन हो गया और ट्रेड एंड क्राफ्ट भी एडवर्सली इफेक्ट हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कैसे कैसे हुआ भाई ये सब? चलिए इसके कुछ रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीजन हम देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाहती है? ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाह रही थी भाई? ये सारे पेस्टरल जो ग्राउंड्स हैं उनको कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट करना चाह रही है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कल्टीवेटेड फार्म्स में कन्वर्ट क्यों करना चाह रहे हैं ग्रेजिंग लैंड्स को? इसीलिए क्योंकि ये जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं ये ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और ना क्रॉप्स जनरेट कर रहे हैं, तो इनके लिए ये जो ग्रेजिंग लैंड है ये वेस्ट है। क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि रेवेन्यू मिले या क्रॉप्स मिले, और दोनों मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है ना। तो लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स था, है ना। चाहे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट कहें या उससे पहले भी जो राजा महाराजा हुए, किसी की भी बात करें, लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट्स। ठीक है, और इसीलिए ये चाहते थे कि कल्टीवेशन एक्सपैंड हो, इससे कि उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। साथ ही इनको क्या चाहिए थी? क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, वीट, ये कमर्शियल क्रॉप्स है भाई, है ना। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी इंग्लैंड में, है ना। तो जूट, कॉटन, वीट, इस तरीके की कमर्शियल क्रॉप्स ये लोग चाहते थे। तो ये जो लैंड है ना, चूंकि ये लैंड ना क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है ना रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इनके लिए ये वेस्ट लैंड था, और इसीलिए इन्होंने क्या किया? वेस्ट लैंड रूल इंप्लीमेंट किए। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इन्होंने क्या इंप्लीमेंट कर दिए? वेस्ट लैंड रूल्स। ठीक है, अब इन वेस्ट लैंड रूल्स में क्या हो रहा है? ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड है इस पर ये कब्जा कर लेंगे और कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे देंगे जिस पर वो खेती करेंगे। ठीक है, तो ये जो वेस्ट लैंड इनको नजर आ रहा है, जिसे हम ग्रेजिंग लैंड कह रहे हैं, वो इनके लिए वेस्ट लैंड है। मतलब इनको कैटल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि भाई आपके पास यदि ग्रेजिंग के लिए लैंड नहीं होगा तो कैटल्स जो हैं वो भूख से मर जाएंगे ना भाई, है ना। लेकिन इनको उसकी चिंता नहीं है, इनको क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए और क्रॉप्स चाहिए, इसीलिए वेस्ट लैंड रूल्स बनाए। और इस वेस्ट लैंड रूल में ये कह रहे हैं हम कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को खेती करने के लिए जमीन दे देंगे। ठीक है, अब हर कोई इतनी आसानी से जाएगा नहीं खेती करने, है ना। आपने किसी पैस्चर लैंड को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग अपने आप आकर वहां रहेंगे और खेती करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको वो वहां चाहते थे कि वो यहां जाकर रहें और काम करें, उनको कई सारे इन्होंने कंसेशंस दिए और उनको एनकरेज किया कि उन जगहों पर जाकर रहें और काम करें। और उनमें से ही कुछ लोगों को यह भी आदेश दिया कि तुम और लोगों को लेकर आओ यहाँ खेती करने के लिए, हम तुम्हें हेडमैन बना देंगे। तो इन गांव का हेडमैन बना दिया उनको, विलेज का हेडमैन बना दिया उनको, है ना। अब जहां पर भी ये खेती चालू हो रही है वो कौन सा जमीन कब्जा करके चालू कर रहे हैं? जो ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स थे, जो ग्रेजिंग लैंड थे, उन पर कब्जा करके उनको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली एक चीज क्लियर हो गई है यहां पर कि यहां पर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल हो रहा है, तो पैस्चर लैंड डिक्लाइन होंगे। ठीक है, और इसके कारण पैस्टरलिस्ट की लाइफ पर भी इफेक्ट होगा। तो पहला रीजन हमें समझ में आ गया कि भाई कॉलोनियल रूल के अंडर में जो पैस्टरलिस्ट जो थे उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे थे, उसका एक कारण ये था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को पेस्टरल एक्टिविटीज की जगह पर एग्रीकल्चर चाहिए था, क्योंकि उससे उनको रेवेन्यू मिलता और साथ में क्रॉप्स मिलती। दूसरा रीजन क्या है भाई, क्यों वो सारे चेंजेस आ रहे थे इनकी लाइफ में? दूसरा रीजन था फॉरेस्ट एक्ट। क्योंकि ग्रेजिंग के लिए ये अपने जानवरों को कहां ले जाते थे? डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट में। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट के कारण क्या हुआ, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म में, कि फॉरेस्ट एक्ट जैसे इंप्लीमेंट हुए तो फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड लोकल फॉरेस्ट। ठीक है, अब जो ये रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इनका हम जानते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट में तो लोगों को जाना ही अलाउड नहीं था, कोई पेस्टरल मूवमेंट वहां पर अलाउड नहीं था। अब ये जो फॉरेस्ट जो पहले इनको बहुत अच्छा चारा, बहुत अच्छा पैस्चर प्रोवाइड करा रहे थे, अब वो फॉरेस्ट इनकी एक्सेस में है ही नहीं, वो एक्सेस ही नहीं कर सकते उनको। कुछ एक्सेस कर सकते थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, है ना, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी हम क्या देखते हैं कि इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। यहां पर कुछ कस्टमरी राइट्स मिले इनको, है ना,
ये कस्टमरी राइट्स क्या होते हैं? कस्टमरी राइट्स का मतलब है यहां पर जो ट्रेडिशन के कारण जो राइट्स होते हैं लोगों के, वो कस्टमरी राइट्स कहलाते हैं। तो ये जो ग्रेजिंग जो पेस्टरलिस्ट हैं, इनके कस्टमरी राइट्स क्या हैं कि इनको अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए ले जाने दिया जाए फॉरेस्ट में। तो रिजर्व फॉरेस्ट में तो इनके ये कस्टमरी राइट्स खत्म कर दिए गए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ कस्टमरी राइट्स थे, मतलब वो ग्रेजिंग के लिए अपने जानवरों को ले जा सकते थे, लेकिन यहां पर भी इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। क्यों रिस्ट्रिक्टेड था भाई? सोच देखो अब यहां पर इनकी रिस्ट्रिक्टेड क्यों था? क्योंकि ये जो कॉलोनियल ऑफिसर्स हैं ना, इनको क्या लगता था कि यदि ये पैस्टरलिस्ट हैं, ये अपने जानवरों को लेकर जंगल में जाएंगे तो वो जो यंग सैपलिंग्स हैं या यंग शूट्स हैं, जो छोटे छोटे से पेड़ हैं, ये जानवर वो सारे छोटे छोटे से पेड़ खा जाएंगे और वो जो छोटे छोटे से ट्रीज हैं या छोटे छोटे से प्लांट्स जो है ना, वो ट्रीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होगा? वो जो वैल्यूएबल टिम्बर चाहिए था इनको फॉरेस्ट से, वो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो देखो भाई, एक तो पैस्चर ग्राउंड्स खत्म हो रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, दूसरा फॉरेस्ट में जाते थे ये लोग काय के लिए? ग्रेजिंग के लिए अपने जानवरों को लेकर। तो फॉरेस्ट में भी इनको क्या चाहिए? टिम्बर चाहिए। इसीलिए इनका फॉरेस्ट में भी मूवमेंट इनने बंद कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, है ना, ताकि नए ट्रीज ग्रो हो सकें और उससे ये टिम्बर का यूज कर सकें। ठीक, तो फॉरेस्ट एक्ट से इन लोगों की लाइफ में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। क्या चेंजेस आएंगे? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये याद रखना है कि अब यदि किसी को एंट्री लेनी है फॉरेस्ट में, तो उसको एक परमिट की रिक्वायरमेंट होती थी। कौन से फॉरेस्ट में एंट्री ले सकते थे? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट में तो एंट्री है ही नहीं। ठीक है, हम ये जो सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए हैं कि जिन एरियाज में इनकी एंट्री अलाउड थी, वहां पर इनका मूवमेंट रेगुलेटेड था। वो रेगुलेट कैसे हो रहा था? इस परमिट के थ्रू। यदि किसी को इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एंट्री लेनी है तो उनको ये परमिट दिखाना पड़ता था, और उस परमिट पर इनकी टाइमिंग की एंट्री होती थी कि कब वो एंटर हुए और कब वो वहां से बाहर आए, कितने दिन तक वो वहां पर रहे, और साथ में उनको ये क्लियरली बोल दिया जाता था कि भैया इतने ही दिनों तक आप फॉरेस्ट में रह सकते हो, यदि उससे ज्यादा रहेंगे तो उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत अच्छा चारा अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वहां फॉरेज अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं वो फॉरेस्ट में नहीं रह सकती है ना। तो यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि पेस्टोरलिस्ट कुड नो लॉन्गर रिमेन इन द एरिया। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम यहां पर? ये फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि पेस्टोरलिस्ट जो है आप फॉरेस्ट में नहीं रह सकते, इवन इफ फॉरेज वॉज अवेलेबल। यदि फॉरेज अवेलेबल है तब भी नहीं रह सकते, क्योंकि परमिट में उनको बोल दिया कि इतने ही दिन रहना है। इफ द ग्रासेस वॉज सक्लेंट, यानी अच्छी हरी घास है, एंड अंडरग्रोथ इन द फॉरेस्ट वॉज एम्पल, बहुत अच्छी घास उगी है, हरी घास उगी है, फॉरेज अवेलेबल है, उसके बाद भी ये पैस्टोरलिस्ट जंगल में नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब इनकी लाइफ पर कौन रूल कर रहा था? परमिट। ठीक है, अब इनकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये परमिट इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो जितना उस परमिट में बोल दिया है, सिर्फ उतने दिनों तक, है ना, परमिट में जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, सिर्फ उतने दिनों तक ही ये फॉरेस्ट में रह सकते हैं, सिर्फ उतना ही लीगल है। उससे ज्यादा रहे तो दे आर लाइबल टू फाइन, ओवरस्टे नहीं कर सकते। समस्या बढ़ गई भाई। तो देखो, पैस्चर ग्राउंड्स भी खत्म हो गए, वहां पर इनको कल्टीवेशन के लिए चाहिए था, और फॉरेस्ट में भी इनकी एंट्री बंद करा दी, क्योंकि ये काय के लिए चाहिए? इनको टिम्बर के लिए चाहिए। और देखते हैं भाई, और क्या ऐसा हुआ जिसके कारण जो पेस्टोरलिस्ट है उनकी लाइफ में चेंज आया। ब्रिटिश ऑफिसर्स उन पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज पर, या पेस्टोरलिस्ट अकेले ना कहें, चाहे हम ट्राइबल्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे, यानी कि जो नॉमैडिक्स थे, उन पर इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ट्रस्ट नहीं होता था, वो सस्पिशियस होते थे इनके लिए। नॉमैडिक लोगों पर ये सस्पिशन रखते थे, इनको ट्रस्ट ही नहीं होता था, डिस्ट्रस्ट करते थे। किस किस पर? क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, ठीक है, एंड जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं वो, इन सब पर। यदि ये नॉमैडिक हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं,
तो इन पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक सीजन में कहीं है, दूसरे सीजन में कहीं और चले जाएंगे। अब इनका कारण अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम क्राफ्ट पर्सन की और ट्रेडर्स की बात करें, तो ये ट्रेड कर रहे हैं गुड्स में, एक विलेज से दूसरे विलेज में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हम पैस्टरलिस्ट की बात करें तो ये काहे के लिए मूव हो रहे हैं, उनके हर्ड्स के लिए पैस्चर चाहिए, अच्छे पैस्चर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है, दे वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन। इन सेटल्ड लोगों पर रूल करना आसान होता है, जो मूव हो रहा है उस पर रूल करना आसान नहीं है। कैसे टैक्स कलेक्ट करोगे, कैसे पता करोगे भाई कि उसने कोई क्राइम कर दिया तो वो अभी कहाँ है, परमानेंट एड्रेस इसीलिए तो मांगते ना आजकल हर जगह के लिए। आप लोन लेने जाओ, आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको कंसीडर करेंगे, आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो किसी चीज में आपको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो ये किस तरीके की पॉपुलेशन पर रूल करना चाहते थे, एक सेटल्ड पॉपुलेशन पर रूल करना चाहते थे, ठीक है। किस तरीके की सेटल्ड, एक गांव में रहो, खेती करो, हमारे ये जो क्रॉप्स चाहिए वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करो, साथ में रेवेन्यू भी पे करो, है ना। तो किस तरीके के लोग चाहते थे, एक रूरल पॉपुलेशन चाह रहे थे, जो कहां पर रहे, विलेजेस में रहे, फिक्स प्लेसेस पर रहे और फिक्स्ड राइट्स के साथ रहे ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड। ऐसी पॉपुलेशन पर रूल करना आसान होता है, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कंट्रोल करना आसान होता है। तो ये कहते थे कि जो सेटल्ड लोग हैं वो पीसफुल हैं, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, वो कानून को मानने वाले सिटीजन्स हैं। और जो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो नोमैडिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई वो पीसफुल लोग नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया। और इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के थ्रू इन्होंने कुछ पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज को, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड पेस्टरलिस्ट की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज थी, इनको इन्होंने कहा कि दे आर क्रिमिनल्स बाय बर्थ, है ना। ये कह रहे हैं कि बाय बर्थ ही ये क्रिमिनल्स होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, कोई पैदा होते ही थोड़ी क्रिमिनल बन जाता है, वो तो उसकी परवरिश जैसी हो वैसा बनता है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जो क्राफ्टमैन की थी या ट्रेडर्स की थी या पेस्टरलिस्ट की थी, इनको इन्होंने कहा कि दे आर क्रिमिनल बाय नेचर एंड बाय बर्थ, ठीक है। तो अब इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से क्या हुआ, जिनको भी इन्होंने इस एक्ट से डिस्क्राइब कर दिया कि ये क्रिमिनल्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहना होता था, पर्टिकुलर विलेजेस में ही रहना होता था, और वहां की जो लोकल पुलिस थी वो उन पर रेगुलर नजर रखती थी। और यदि उनको उन एरिया से बाहर जाना है तो उसके लिए इनको परमिट लेना पड़ता था। बिना परमिट के उनको उन विलेजेस से बाहर जाना अलाउड नहीं था। विलेज की जो पुलिस थी वो उन पर कंटिन्यूअसली नजर रखती थी, ठीक। देखो बेचारों को क्या से क्या बना दिया। अब जब वो लोग वहां से निकल ही नहीं सकते, उस एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली या वो क्राइम नहीं भी कर रहे होंगे ना, तो क्रिमिनल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई बिना परमिट के नहीं निकल सकते, लेकिन कई लोग चोरी छुपे निकलने की कोशिश करेंगे, है ना। और वो सीख जाएंगे कि कैसे दूसरों को धोखा देना है, कैसे बचकर निकलना है, ये सारी चीजें सीख जाएंगे, है ना। तो क्रिमिनल्स हो सकता है ना बनते, लेकिन अब उन पर नजर रखी जा रही है, उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि ये सब क्रिमिनल्स हैं, वो खुद भी यही सोचने लगे कि वो क्रिमिनल्स हैं, है ना। तो ये एक समस्या हो गई, ठीक। एक और समस्या टैक्सेस की बात करते हैं। रेवेन्यू, हर तरीके से ये चाहते थे कि रेवेन्यू बढ़े, इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि हर चीज पर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। जमीन पर तो टैक्स है ही, ये लैंड रेवेन्यू ही इनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था, ठीक। फिर जो पानी था, कैनाल वाटर, इस पर भी टैक्स लगा दिया, सॉल्ट पर भी टैक्स लगा दिया, गुड्स के ट्रेड पर भी टैक्स लगा दिया, और अब इन्होंने एनिमल्स पर भी टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। तो पेस्टरलिस्ट जो है ना, उनको हर एक एनिमल पर टैक्स पे करना होता था, जिसको वो पैस्चर के लिए ले जा रहे हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जा रहे हैं। पर एनिमल, है ना। एक एनिमल है तो उसके हिसाब से टैक्स, दूसरा है तो उसके हिसाब से, 10 हैं तो उसके हिसाब से, है ना। तो ये जो पेस्टरल कम्युनिटीज हैं, मिड 19th सेंचुरी से ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ इस इंडिया में, है ना। मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850s की बात कर रहे हैं अपन। मिड 19th सेंचुरी के पहले पेस्टरल कम्युनिटीज के ऊपर, या ऐसा कहें एनिमल्स के ऊपर टैक्सेस नहीं थे,
लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एनिमल्स के ऊपर भी टैक्सेस लगाना चालू कर दिया इन्होंने। पर एनिमल टैक्स है, पर हेड टैक्स पर हेड ऑफ कैटल। अब देखो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं इसमें चेंज। किस चीज में चेंज की बात कर रहे हैं हम? टैक्स ऑन एनिमल्स। दो चेंजेस हो रहे हैं। क्या दो चेंजेस हो रहे हैं? एक चेंज ये हो रहा है कि वो टैक्स बढ़ रहा है, और दूसरा वो टैक्स को कलेक्ट करने की जो मेथड्स हैं वो और ज्यादा एफिशिएंट होती जा रही हैं। अब इस पर बात करते हैं जरा। ये टैक्स तो हमने देख लिया कि टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन टैक्स कलेक्शन की मेथड कैसे इंप्रूव हो रही? तो हम देखते हैं कि 1850 से लेके 1880 तक टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या करते थे? ये ऑक्शनिंग करते थे कि टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स की ऑक्शनिंग है, ठीक है। तो टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स की ऑक्शनिंग की जा रही थी, कॉन्ट्रैक्टर्स बन रहे थे, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स टैक्स कलेक्ट करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनने पहले ही पैसा दे दिया, अब टैक्स इनको कलेक्ट करना है। लेकिन अब क्या हुआ भाई? ऐसे में क्या होगा, क्या समस्या आएगी? ऐसे में ये समस्या आएगी कि जो ये टैक्स कलेक्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चूंकि ये ब्रिटिशर्स को पहले ही टैक्स पे कर चुके हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि वो पूरा का पूरा पैसा निकल आए और जितना मैक्सिमम प्रॉफिट ये अर्न कर सकते हैं करें, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट इनको कितने समय के लिए मिला है? 1 साल के लिए मिला है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश ये कर रहे हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या देखा कि भाई इससे फायदा किसका हो रहा है? ये जो टैक्स कलेक्ट करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है इसका, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो एक फिक्स इनकम मिल गई, बस उतना ही मिलेगा, लेकिन ये जितना चाहे उतना टैक्स निकाल ले रहा है ना, मैक्सिमम निकाल रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये क्यों फायदा उठाए, हम फायदा लेते हैं। तो उन्होंने 1880 से खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली फ्रॉम द पैस्टरलिस्ट। अब कैसे कर रहे हैं? पास के थ्रू, पास या वही परमिट है ना। अब ये जो पास है इसमें क्या कर रहे हैं, जब भी कोई ग्रेजिंग एरिया में एंटर हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ता था? ये पास दिखाना पड़ता था, और उसमें क्या करते थे? एंट्री करते थे कि उस व्यक्ति ने कितना टैक्स पे किया है। और ये एंट्री कैसे होती थी? कितने कैटल्स वो लेकर जा रहा है, भाई कितने कैटल्स लेके गए और कितने समय के लिए गए, उसके हिसाब से जो अमाउंट होता था टैक्स का वो उसको पे करना होता था, और उसकी एंट्री उसके पास पर कर दी जाती थी। इस तरीके से टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था उसको इन्होंने और इफेक्टिव बना दिया। इससे अब लोगों की लाइफ पर क्या चेंज आया इसको समझना है, लेकिन पहले एक और बार जरा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं भाई कि हमने क्या क्या सीखा और किस चीज के लिए सीखा, है ना। हमने ये देखा था कि कॉलोनियल रूल के अंदर पैस्टरलिस्ट की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे थे। तो हमने देखा था कि भाई ग्रेजिंग ग्राउंड श्रिंक हो रहे थे, उनका जो मूवमेंट था वो रेगुलेटेड हो रहा था, और रेवेन्यू जो उनको पे करना था वो इंक्रीज होता जा रहा था, एग्रीकल्चरल स्टॉक उनका डिक्लाइन हो रहा था, और जो क्राफ्ट या ट्रेड वो कर रहे थे वो भी एडवर्सली अफेक्ट हो रहा था। क्यों अफेक्ट हो रहा था? इसके रीजंस में हमने मेनली क्या देखा? सबसे पहला कि कॉलोनियल रूल में जो लोग थे वो क्या चाहते थे? ग्रेजिंग लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट करना। क्यों कन्वर्ट करना है? ताकि रेवेन्यू मिले और क्रॉप्स मिले, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी? मिड 19वीं सेंचुरी से ये कह रहे हैं, फॉरेस्ट एक्ट भी लेके आ चुके हैं। अब फॉरेस्ट से इनको टिम्बर चाहिए, और ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट में यदि ये लोग एंटर होंगे ग्रेजिंग के लिए तो जो यंग जो ट्रीज हैं, सॉरी ट्रीज नहीं कहेंगे, प्लांट्स कहेंगे, वो जो यंग प्लांट्स हैं या शूट्स हैं वो खराब कर देंगे, तो इनको टिम्बर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि भैया ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं वो इन पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये नोमैडिक्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन्होंने इंप्लीमेंट किया, ठीक। और चौथी चीज क्या? ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं। इन्हीं 4 चीजों के कारण इनकी लाइफ में चेंज आ रहा था। अभी हमने देखा इनके कारण चेंज आ रहा था, लेकिन चेंज क्या आ रहा था अब जरा उस पर भी तो बात करें। चेंज में क्या आया? इनको बहुत ज्यादा सीरियस शॉर्टेज ऑफ पैस्चर हो गई, पैस्चर्स की सीरियस शॉर्टेज। क्यों हो गई? क्योंकि जो ग्रेजिंग लैंड हैं दे वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड्स, ठीक है। तो मतलब कि जो पैस्चर के लिए लैंड अवेलेबल था या एरिया अवेलेबल था, अवेलेबल एरिया ऑफ पैस्चर लैंड डिक्लाइंड, ठीक है। ये हमने देखा कल्टीवेशन के कारण ये चेंज आया, बहुत सीरियस शॉर्टेज हो गई। एक रीजन उसका, सीरियस शॉर्टेज का रीजन क्या? क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट वर द रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ पैस्चर फॉर पेस्टरल कम्युनिटीज इन इंडिया? तो पहला हो गया कि कल्टीवेटेड फील्ड्स के कारण, उनको कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर रहे थे। दूसरा क्या? रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ
फॉरेस्ट। अब रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण ये जो शेफर्ड्स हैं या कैटल हर्डर्स हैं, अब ये ज्यादा समय तक अपने कैटल्स को फॉरेस्ट में लेकर नहीं जा सकते। हमने अभी पढ़ा कि क्या चाहिए इनको, परमिट चाहिए या पास चाहिए, ठीक है। तो पैस्चर लैंड डिसअपीयर हो रहे थे। अब जो एनिमल स्टॉक इनके पास है उसको फीड कराना कठिन हो गया। अब चूंकि ग्रेजिंग लैंड घट चुका है तो जो बचा, जो ग्रेजिंग लैंड बचा उसी पर इनको ग्रेजिंग कराना है। अब जो बचा उस पर ग्रेजिंग कराना है, मतलब इंटेंसिव ग्रेजिंग हो रही है। इंटेंसिव ग्रेजिंग होगी तो क्या होगा, ये जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इनमें जो पैस्चर है उसकी क्वालिटी घट जाएगी। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि ये लोग क्या करते थे, जब एक जगह पैस्चर खत्म होने लगता था तो दूसरी जगह जाते थे। उस केस में वो जो समय मिलता था उसमें पैस्चर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती थी, पैस्चर की रीग्रोथ हो जाती थी, होता था। लेकिन अब दूसरी जगह है ही नहीं जाने के लिए, उसी जमीन पर रहना है, वहीं पर पैस्चर लैंड जो बचा हुआ है उसी पर इनको पैस्चर का यूज करना है, इंटेंसिव ग्रेजिंग करानी है। इसके कारण क्या होगा, जो इनके एनिमल्स हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव नहीं हो पाएंगे, पहले ये मूव हो रहे थे, ठीक है। इसके कारण उनको जो टाइम मिल रहा था रिस्टोरेशन का, अब वो टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक। तो उसके कारण क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ पैस्चर जो है वो डिक्लाइन हो गई, ठीक। अब जब क्वालिटी ऑफ पैस्चर डिक्लाइन हो रही है तो एनिमल्स को भी तो देखो खाने के लिए नहीं मिल रहा न्यूट्रिशियस कुछ भी, और न्यूट्रिशियस तो छोड़ो भरपेट ही नहीं मिल रहा, मतलब कि स्कैर्सिटी हो गई है बहुत ज्यादा, और कई सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो स्टारवेशन के कारण मर जाएंगे। तो ये जो अनफेड कैटल्स हैं, अनफेड यानी कि जो स्टारवेशन की सिचुएशन आ गई ना, दे डाइड इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग स्कैर्सिटीज एंड फेमाइन। अब जो पेस्टरल कम्युनिटी की वेल्थ ही वही कैटल्स हुआ करते थे, उनके कैटल्स का नंबर रिड्यूस हो गया क्योंकि पैस्चर अवेलेबल नहीं है। पैस्चर क्यों अवेलेबल नहीं है, हमने उसका रीजन देखा कि कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं और फॉरेस्ट एक्ट आ गए हैं, इसलिए पैस्चर अवेलेबल नहीं है। और इसका असर ट्राइबल्स की लाइफ पर डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक। अब ये पेस्टरल कम्युनिटीज देखो भाई, परेशानी तो बहुत ज्यादा है। अब इस परेशानी से ये बाहर कैसे आ रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं, सरवाइव कैसे कर रहे हैं, अब हमको उसके बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क्स का बन सकता है भैया, कि ये जो पेस्टरल कम्युनिटीज हैं, हाउ डिड द पैस्टरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस, कैसे कोप कर रहे हैं। अब इन्होंने देखो बहुत सारी चीजों में चेंज लेकर आया। क्या चेंज आया, सबसे पहला तो कई लोगों ने क्या किया, सबकी बात नहीं है, कुछ लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ कैटल्स रिड्यूस कर दिया जो उनके पास हैं, ठीक। नंबर ऑफ कैटल्स रिड्यूस क्यों कर दिया, क्योंकि इससे टैक्स भी कम देना पड़ेगा, ठीक है। और कम करने का एक खैर टैक्स तो सेकेंडरी चीज थी, सबसे पहला रीजन क्या था कि पैस्चर ही अवेलेबल नहीं है, तो इतने सारे एनिमल्स रखकर ये क्या करेंगे, सो दे रिड्यूस्ड नंबर ऑफ कैटल्स इन देयर हर्ड्स, ठीक है। दूसरा चेंज क्या किया इन्होंने कि नए पेस्टरल एरियाज सर्च किए, ठीक है। कई लोगों ने क्या किया, दे डिस्कवर्ड न्यू पेस्चर एरियाज, जहां पर उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां जा नहीं सकते, तो ओल्ड ग्रेजिंग एरियाज को छोड़ दिया और उसकी जगह नए ग्रेजिंग एरियाज पर शिफ्ट हो गए। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो हमने रायकास का एग्जांपल लिया था। रायका का एग्जांपल फिर से लेते हैं कि 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया था। राजस्थान में जो रायकास थे, ये पहले इंडस रिवर के पास जो ग्रास होती थी उस वहां जाते थे अपने कैमल्स को, या फिर जो उनके पास शीप से या गोट से उनको लेकर। लेकिन पार्टीशन के बाद तो ये सिंध वाले एरिया में जा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुकी है और ये उस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उस एरिया में नहीं जा सकते। तो अब इनने क्या किया, नया एरिया ढूंढा। तो पहला हमने देखा कैसे कोप कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैटल्स रिड्यूस कर रहे हैं। दूसरा क्या, पुराने एरिया में जाने नहीं मिल रहा तो नए एरिया सर्च कर रहे हैं, जैसे इन्होंने किया, ये हरियाणा की तरफ जाने लगे, ठीक है। हरियाणा में जब हार्वेस्टिंग हो जाती है ना, तो हार्वेस्टिंग के कारण एग्रीकल्चरल फील्ड्स में बहुत सारा कचरा बचता है, जैसे हमने धांगर कम्युनिटी का एग्जांपल पढ़ा था। अब रायका भी वही कर रहे हैं कि हरियाणा जा रहे हैं, ये वो टाइम है जब फील्ड्स को मैन्योर की जरूरत है, ठीक है, और क्लीन करने की भी जरूरत है। तो जब ये एनिमल जाएंगे तो वो पूरा का पूरा जो स्टेबल्स बचे हुए हैं उसको खा जाएंगे, तो फील्ड की क्लीनिंग भी हो जाएगी, साथ में ये वहां पर
मैन्योर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। दो पॉइंट पढ़ लिए कि कैसे इन्होंने सरवाइव किया। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, कुछ रिच पेस्टरलिस्ट की बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया, इनके पास पैसा था तो इन्होंने जमीन खरीद ली, नोमैडिक लाइफ छोड़ दी, सेटल्ड हो गए और सेटल्ड पीजेंट्स की तरह वो कल्टीवेशन करने लगे। ठीक है, और कुछ लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। रिच पीजेंट्स की बात कर रहे हैं भाई, तो देखो एक ने नंबर ऑफ कैटल्स रिड्यूस किया, कुछ लोगों ने नए एरियाज सर्च किए। रिच पीजेंट्स जो थे वो या तो सेटल्ड एग्रीकल्चर करने लगे या ट्रेडिंग करने लगे। लेकिन व्हाट अबाउट पुअर, पुअर के पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं, मनी लेंडर्स से पैसा ले रहे हैं उधार और उससे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब कई लोगों को उधार नहीं मिल रहा, या मान लो मिल गया तो वो उधार वापस भी तो करना है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लेबर बन जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कई जो ये पुअर पैस्टरलिस्ट हैं, दे लॉस्ट देयर कैटल्स एंड शीप्स एंड बिकेम लेबरर्स। ठीक है, कहां काम कर रहे हैं, फील्ड्स में या स्मॉल टाउन्स में। पेस्टरल कम्युनिटीज की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई अभी, है ना। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में आप डाल दीजिए डाउट, उसका आंसर मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो पेस्टरलिस्ट हैं, देखो इनने कई सारी चीजें चेंज की यहां पर, फिर भी ये सरवाइव कर रहे हैं। क्या क्या चेंज किया इन्होंने, जब एक प्लेस पर वो नहीं जा सकते तो उन्होंने मूवमेंट चेंज किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, कहीं और चले गए। हर्ड्स का साइज रिड्यूस किया। पेस्टरलिज्म को कई अदर एक्टिविटीज के साथ इन्होंने मर्ज किया ताकि ये अपनी इनकम बढ़ा सकें और इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये किसी भी तरीके से सरवाइव कर सकें। ठीक है, और यदि हम साइंस की बात करें तो कई सारे जो इकोलॉजिस्ट हैं वो आज भी ये मानते हैं कि ऐसे एरियाज जहां पर खेती करना आसान नहीं है ना, माउंटेन एरियाज हैं या कुछ और ऐसे सेमी एरिड रीजन्स हैं जहां खेती करना आसान नहीं है, वहां पर पेस्टरलिज्म जो है ना वो सबसे अच्छा मीन्स है सरवाइव करने का। ठीक है, तो ये साइंस की बात कर रहे हैं हम, ऐसे प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि भैया जहां पर पॉसिबल नहीं है खेती करना वहां भी लोग रहते हैं और वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं, पेस्टरलिज्म के थ्रू। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इंडिया में ही यही हो रहा था? ये जो चेंजेस हमने देखे क्या सिर्फ इंडिया में एक्सपीरियंस कर रहे थे? ऐसा नहीं है भाई, इंडिया के अलावा वर्ल्ड के कुछ अदर पार्ट्स भी ऐसे हैं जहां पर पेस्टरल कम्युनिटीज जो हैं रहती हैं, वहां पर भी ये न्यू लॉज आ रहे हैं, नए सेटलमेंट पैटर्न्स हैं और उसके कारण पेस्टरल कम्युनिटीज को अपना जो जीने का तरीका है वो बदलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी एक पेस्टरल कम्युनिटी के बारे में अपन को पढ़ना है अब अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका में पेस्टरलिज्म कैसा था, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। दुनिया की आधे से ज्यादा पेस्टरल पॉपुलेशन जो है वो कहां रहती है, अफ्रीका में रहती है। ठीक है, यदि हम बात करें तो 22 मिलियन अफ्रीकन्स अभी भी किसी ना किसी रूप में पेस्टरलिज्म पर डिपेंडेंट हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, और बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो अफ्रीका में रहती हैं। अब कुछ कम्युनिटीज़ के नाम देखते हैं, जैसे बेदूनियंस हैं, बेरबेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। ये कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं जो अफ्रीका में रहती हैं और जो पेस्टरलिज्म पर डिपेंडेंट हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। ठीक है, अब ये लोग यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी पेस्टरल कम्युनिटीज अफ्रीका में रहती हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है वो कहां रहते हैं, और तीसरा किस तरीके के एनिमल्स वो हर्डिंग करते हैं। या तीनों को कंबाइन करके अपन कॉमन एक बना सकते हैं कि डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट द पेस्टरल कम्युनिटीज ऑफ अफ्रीका। तो 3 मार्क का क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो भाई कहां रहते हैं ये, सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में या एरिड डेजर्ट्स में जहां पर रेनफेड एग्रीकल्चर डिफिकल्ट होता है, ऐसे एरियाज में ये पेस्टरल कम्युनिटीज रहती हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की हर्डिंग करती हैं, जैसे कि कैटल्स, कैमल्स, गोट्स, शीप्स एंड डोंकीज। इन सब की ये हर्डिंग करते हैं, लेकिन इन सब के थ्रू इनकी इनकम बहुत कम होती है, तो अपनी इस मीगर इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए कई बार ये क्या करते हैं, इसके साथ साथ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पेस्टरल एक्टिविटीज को ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के साथ मर्ज करते हैं, कई जगहों पर एग्रीकल्चर के साथ मर्ज कर देते हैं, और कई जगहों पर ये क्या करते हैं, कुछ ऑड जॉब्स करते हैं।
ठीक है। और ये सब क्यों? ताकि इनकी जो मीगर इनकम है उसको ये सप्लीमेंट कर सकें, क्योंकि पैस्टरलिज्म से जो इनकम हो रही है बहुत अनसर्टेन है। ठीक। अब जैसे इंडिया में हमने देखा था कि पैस्टरल कम्युनिटीज की लाइफ जो हैं वो अफेक्टेड हुई थी बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है, तो वैसे ही अफ्रीका में भी कॉलोनियल रूल के कारण पैस्टरलिस्ट कम्युनिटीज की लाइफ में इफेक्ट आया। कैसे इफेक्ट आया इसको हम समझेंगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एग्जांपल लेके, और वो है मसाई कम्युनिटी। ठीक। मसाई कम्युनिटी कहाँ रहती है? ये रीजन हमको दिख रहा है अफ्रीका का एक बॉक्स में, यहां पर अलग से भी दिख रहा है अपन को कि ये वो रीजन है केन्या एंड तंगानिका। ठीक है, तंजानिया एंड तंगानिका है ना, तंगानिका बाद में मर्ज होके तंजानिया बना। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि साउथ केन्या एंड तंजानिया ये दो कंट्रीज हैं जहां पर मसाई कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कैटल हर्डर्स हैं ये। ठीक। 3 लाख लोग रहते हैं कहां पर? साउथ केन्या में। और 1.5 लाख लोग कहां रहते हैं? तंजानिया में। ये कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं? मसाई कम्युनिटी के लोग हैं। और ये कहां रहते हैं? साउथ कोरिया एंड तंजानिया में। ठीक है, बाद में अपन देखेंगे तंगानिका नाम की भी एक कंट्री है, उसका नॉर्दर्न पार्ट है ना। ठीक है, तो अब ये जो लोग हैं ना, यहां पर भी हम देखते हैं कि न्यू लॉ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो लाइफ है ना उस पर अफेक्ट होगा। उनकी जमीन उनसे छीन ली जा रही है और उनके मूवमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। सेम चीज जो इंडिया में हुई वही चीज यहां देखने को मिल रही है। यहां पर भी हमने देखा 2 चीजें हो रही हैं, लैंड रिड्यूस हो रहा है, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके कारण डेफिनेटली इनकी जो लाइफ है उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। और खास तौर से यदि ड्रॉट का केस हो गया, ठीक है, ड्रॉट के केसेस में तो इनके कंडीशंस बहुत ही खराब हो जाएगी। इन सब चीजों के बारे में अपन को चर्चा करनी है कि कैसे ये सब चीजें इफेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जमीन कैसे कम हो रही है ना। तो वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन, कहां जाएंगे भाई, इसकी चर्चा कर लें जरा अपन पहले कि ये ग्रेजिंग लैंड्स कहां गए, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में भी और अफ्रीका में भी। ठीक है, तो कहां जा रहे हैं? मसाई लैंड का जो एरिया था बहुत बड़ा था। पहले पूरा एरिया समझते हैं कितना बड़ा था। ये मसाई कम्युनिटी का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि एग्रीकल्चर में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं आपने एग्रीकल्चर कर लिया मतलब कि वो जमीन बेकार हो गई, है ना। वो ये कह रहे हैं कि ये क्राइम अगेंस्ट नेचर है, एग्रीकल्चर करना इज क्राइम अगेंस्ट नेचर अकॉर्डिंग टू द मसाई कम्युनिटी। तो ये बहुत बड़े एरिया में रहते थे पहले। इनका जो मेन लैंड था या मसाई लैंड जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। कहां से कहां तक? नॉर्थ केन्या से लेकर स्टीपीज ऑफ नॉर्थ तंजानिया। ठीक है, इतने बड़े एरिया में ये मसाई लैंड फैला हुआ था। ठीक, लेकिन जैसे ही यूरोपियन पावर्स ने 19वीं सेंचुरी में अपना रूल एस्टेब्लिश किया यहां पर, तो ये जो टेरिटरीज हैं अफ्रीका में, इनका जो पोजीशन है वो बहुत कम हो गया। कितना घट गया अब जरा उसकी बात करते हैं अपन। यहां देखते हैं कि लगभग 60% तक एरिया रिड्यूस हो गया। ठीक है, इनका जो टोटल एरिया था ये 60% तक रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि भैया देखो अलग अलग कंट्रीज ने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया है, ब्रिटेन ने, जर्मनी में। तो हम ये देखते हैं कि 1885 में ये जो मसाई लैंड था इट वॉज कट इनटू हाफ, आधा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई है। किस किस के बीच में बाउंड्री बन गई है? ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन तंगानिका के बीच में। ठीक है, यही तंगानिका आगे तंजानिया का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई है। तो अब इस इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं जा सकते, किसी एक ही जगह रहना पड़ेगा। तो इनका जो एरिया था वो लगभग आधा हो गया। फिर क्या हुआ और देखते हैं। जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे उन पर कब्जा कर लिया व्हाइट्स ने, वहां पर वो रहने लगे। ठीक है भाई, इनको ये चूंकि रूलर्स हैं ये सबसे अच्छी जगह रहेंगे। तो मसाई लैंड में जो सबसे अच्छा ग्रेजिंग एरिया था, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे, वहां पर व्हाइट सेटलमेंट होने लगे और वहां से जो मसाई कम्युनिटी के लोग थे वहां से उनको भगा दिया गया और एक स्मॉल एरिया में कन्फाइन कर दिया गया इनको। कहां पर? साउथ केन्या एंड नॉर्थ तंजानिया में। पूरा नॉर्थ केन्या से लेके पूरा तंजानिया था, लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया गया नॉर्थ केन्या और साउथ केन्या एंड नॉर्थ तंजानिया के बीच में। तो इनका जो एरिया था टोटल पहले तो आधा हुआ, फिर और घट गया और ये कितना रह गया? अबाउट 60% एरिया चला गया इनके पास से। 40% एरिया में
इनको रहना पड़ रहा है, 60% एरिया का लॉस हो गया। और ये जो एरिया 40% बचा है वो भी कैसा है, एरिड जोन है, जहां बहुत अनसर्टेन रेनफॉल होता है और पुअर पैस्चर अवेलेबल है। अब ऐसी जगह पर रहेंगे तो जिंदा भी बच पाएंगे क्या? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, तो जिंदा रह पाना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन जीवन जी रहे हैं ये लोग, है ना। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका पूरा ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपन ब्रिटेन की नहीं, बहुत जो भी हैं, इनको फिर से वही सेम चीज, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए और क्रॉप्स चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, पेस्टरलिज्म को ये डिमोट कर रहे हैं और कल्टीवेशन के एक्सपेंशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो दे एनकरेज्ड पीजेंट कम्युनिटीज टू एक्सपैंड कल्टीवेशन। अब देखो यहां पर बहुत बड़ा चेंज आया। पहले क्या था, ये जो नोमैडिक पेस्टरलिस्ट हैं ये रिच हुआ करते थे और पीजेंट कम्युनिटीज पुअर हुआ करती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने का सोचा तो क्या कर दिया इन्होंने, बहुत सारा जो मसाई लैंड था उसको कल्टीवेटेड फील्ड्स में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। इसके कारण ये जो सिचुएशन थी ये बदल गई, सिचुएशन जो है ना ये रिवर्स हो गई। कौन सी सिचुएशन, कि मसाई पेस्टरलिस्ट डोमिनेटेड देयर एग्रीकल्चरल नेबर्स, एग्रीकल्चरल नेबर्स को डोमिनेट करते थे, यानी ये ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन कॉलोनियल रूल जब स्टैब्लिश हुआ यहां पर तो ये कंडीशन रिवर्स हो गई। क्या रिवर्स हो गई कंडीशन, अब कल्टीवेटर्स जो हैं वो ज्यादा पावरफुल हो गए, कल्टीवेटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, मसाई कम्युनिटी के लोग डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लार्ज एरिया था, एक पॉइंट हमने ये देख लिया कि भैया यहां से क्या हुआ, एक तो एरिया रिड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई और उन्होंने अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स बना ली। दूसरा, कल्टीवेशन को ये और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं, ये अपना जो एंटरटेनमेंट होता है ना, एंटरटेनमेंट के कारण इनका एरिया रिड्यूस हो रहा था। कैसे, गेम रिजर्व्स बना दिए इन्होंने। गेम रिजर्व्स मतलब कि जहां पर ये हंटिंग के लिए जाएंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। कुछ नेशनल पार्क की बात करते हैं, जैसे मसाई मारा एंड सांबुरू नेशनल पार्क इन केन्या एंड सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया। पेस्टरलिस्ट यहां पर एंटर होना अलाउड नहीं थे। क्यों अलाउड नहीं थे, क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये रिजर्व हैं, और कई चीज के लिए रिजर्व हैं, सिर्फ हंटिंग करने के लिए, किसके लिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए। ये यहां पर ना एंटर नहीं हो सकते, ना ग्रेजिंग के लिए ना हंटिंग के लिए, ठीक है, ना ये हंटिंग कर सकते हैं ना ग्रेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो जाएगा भाई, और एरिया घट गया, इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं ग्रेजिंग के वो खत्म कर दिए गए, है ना। सेरेंगेटी का एरिया दिया हुआ है अपन को, देखिए भाई कितना एरिया था, ओवर 14,760 किलोमीटर, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है ये बहुत बड़े एरिया में, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था, ये गलत थोड़ा सा प्रिंट है यहाँ पर एरिया दिया हुआ है क्योंकि, है ना। तो इतने बड़े एरिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क बनाया गया, ठीक। तो इनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं वो रेगुलरली रिड्यूस होते चले जा रहे थे। काय के लिए, पहला हमने देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के कारण, दूसरा हमने देखा किसके कारण, कल्टीवेशन के एक्सपेंशन के कारण, और तीसरा हमने देखा कि भैया जो लोग हैं वो हंटिंग के लिए रिजर्व कर दिया गया, उनका एरिया ब्रिटिशर्स ने हंटिंग के लिए एरिया रिजर्व कर दिया है ना। अब ये जो लॉस ऑफ फाइन ग्रेजिंग लैंड है और वाटर रिसोर्सेज है, इसके कारण क्या होगा, फिर से जैसे इंडिया में सिचुएशन थी ना कि लिमिटेड एरिया बचा, उसमें ही रह रहे हैं, उसमें जो पैस्चर है उसी को रीयूज कर रहे हैं बार बार। तो जो मसाई लोग जो है ना वो बहुत छोटे से एरिया में कन्फाइंड हैं, कंटिन्यूसली ग्रेजिंग कर रहे हैं विद इन स्मॉल एरिया। इसके कारण क्या होगा, उस ग्रेजिंग लैंड की जो पैस्चर की क्वालिटी है वो डिटेरिएट हो जाएगी, पैस्चर की क्वालिटी घट जाएगी, और पैस्चर हमेशा शॉर्ट सप्लाई में रहेगा। पैस्चर शॉर्ट सप्लाई में रहेगा तो जानवरों को खाना मिलेगा क्या, डेफिनेटली फीडिंग करना उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इनके जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, या जो अदर एनिमल्स की हर्डिंग कर रहे हैं, उनकी लार्ज नंबर्स में डेथ होगी। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि कितने मरे, ठीक है। लेकिन पहले जरा हम एक और पॉइंट यहां डिस्कस करते हैं कि कैसे इन लोगों के लिए, ये जो पेस्टरल कम्युनिटीज हैं, इनके लिए जो बॉर्डर्स हैं वो क्लोज की जा रही, मतलब इनका और एरिया छीना जा रहा है। व्हाइट्स इनके एरिया में जो बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड थे वहां व्हाइट्स रहने लगे, और वहां पर ये एंटर भी नहीं हो सकते, है ना। ना जो उनके बाजार जो मार्केट्स थे ना मार्केट में एंटर हो सकते थे, है ना। तो जरा हम 19th सेंचुरी के अफ्रीका की बात करते हैं
कि 19th सेंचुरी में अफ्रीका में पेस्टरलिस्ट कम्युनिटीज जो थी दे कुड मूव ओवर वास्ट एरियाज इन सर्च ऑफ पैस्चर। लेकिन कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश हुआ, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, है ना। अब जब पैस्चर जो है वो एग्जॉस्ट हो गया एक ही एरिया में, है ना, अब पैस्चर एक ही जगह एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो जो डिफरेंट एरियाज जहां ग्रेजिंग के लिए ले जाना था वो यहां पर अब ले नहीं जा पा रहे। ठीक है, क्लियर समस्या, वो फिर से वही चीज चालू हो गई जो इंडिया में हमने देखी थी। क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, फीडिंग के लिए इनके पास ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने क्योंकि मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, अब यदि पैस्चर खत्म हो रहा है तो वो दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। अदर पैस्टरल ग्रुप्स जो थे मसाई के अलावा, उनके ऊपर भी यही रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको भी एक कन्फाइंड स्पेस में रहना पड़ रहा था। ठीक है, और इन रिजर्व्स में भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे? मूव करना है, वहां से कहीं बाहर जाना है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता था। ये बड़ी समस्या है परमिट की भाई। अब परमिट लेने जाओ तो करप्शन होगा। क्यों करप्शन होगा? ये परमिट देने से पहले वो बहुत सारा परेशान करेंगे और हरासमेंट करेंगे, ऊपर से पैसा मांगेंगे, फ्री की चीजें मांगेंगे। आज भी होता है, जहां परमिट सिस्टम आया वहां ये समस्या है, समझे। तो परमिट सिस्टम चालू हो गया। परमिट के कारण क्या हो रहा है कि जब ये लोग जो कन्फाइंड स्पेस में रह रहे हैं ना, रिजर्व्स में रह रहे हैं, इनको वहां से बाहर निकलना। आप सोचो, पहले तो ये था कि इनका एरिया रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, वो फिक्स कर दिया कि इधर ही रहना है, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। पहले तो एक जगह पैस्चर खत्म हो गया, दूसरी जगह मूव कर गया, अब उस पर रिस्ट्रिक्शन था कि वहां नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना है। अब ये कर दिया कि वहां से ही बाहर निकलना है तो परमिट चाहिए, स्पेशल परमिट के बिना नहीं निकल सकते। और यदि परमिट लेने जाओगे तो परेशानी भी बहुत होगी, हरासमेंट भी बहुत होगा। अब क्या करें भाई? निकलेंगे कैसे ना कैसे तो निकलेंगे, चोरी छुपे निकलेंगे। अब लेकिन मान लो चोरी छुपे निकले और पकड़े गए, इफ फाउंड गिल्टी, किस चीज के? ये जो रूल्स बनाए हैं, ये रूल्स डिसओबे कर रहे हो तो फिर पनिशमेंट भी मिलेगी। समस्या बढ़ती जा रही है कम्युनिटी की, बॉर्डर्स क्लोज हो गई ना, ठीक है। अब अपने एरिया से बिना परमिट के बाहर नहीं निकल सकते, ठीक। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या? मार्केट में एंटर नहीं कर सकते वाइट एरियाज में, ठीक है। वाइट एरियाज में जो मार्केट हैं वहां पर एंट्री नहीं ले सकते, ठीक। दूसरी चीज क्या? जो ट्रेड ये कर रहे थे वो ट्रेड में भी ये पार्टिसिपेट अब नहीं कर सकते, उसमें भी ये प्रोहिबिटेड है, दे वर नॉट अलाउड टू डू ट्रेड। तो पहले पैस्टरलिज्म खत्म कर दिया, लैंड एरिया रिड्यूस कर दिया, कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं और हंटिंग के लिए अपने लिए गेम रिजर्व्स उन्होंने बना लिए हैं, ठीक है। फिर इनको एक एरिया में कन्फाइन कर दिया, वहां से बाहर आने भी नहीं दे रहे, वाइट मार्केट्स में तो एंटर होने ही नहीं दे रहा है, और ऊपर से ये जो ट्रेड कर रहे थे उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। अब ये सब क्यों? क्या सोच थी इसके पीछे इनकी? ये सोच रहे हैं कि ये जो पेस्टरल कम्युनिटीज के लोग हैं ये किसी काम के नहीं है और इनसे किसी तरीके का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी है इनके ऊपर, है ना। सोच क्या है? यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट क्या सोच रहे हैं? दे सॉ पैस्टरलिस्ट एज डेंजरस एंड सैवेज, खतरनाक लग रहे हैं इनको, सैवेज लग रहे हैं ये इनको, और इसलिए ये कह रहे हैं कि ऑल फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट हैड टू बी मिनिमाइज्ड, मिनिमम करो जितना कम से कम कॉन्टैक्ट इनसे हो। लेकिन पूरी की पूरी लिंक खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं खत्म कर सकते? क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि माइनिंग करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, टाउन्स बनाने के लिए इनको लेबर चाहिए, और वो ब्लैक लेबर जो है वो कहां से आएगी? इन्हीं कम्युनिटीज से आएगी। तो पूरे कॉन्टैक्ट्स खत्म नहीं कर सकते थे, समस्या थी ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने पेस्टरलिस्ट कम्युनिटीज की लाइफ जो है वो बिल्कुल तरीके से बर्बाद कर दी है, क्योंकि इनका एरिया रिड्यूस कर दिया है और इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। बिल्कुल कन्फाइंड एरियाज में रह रहे हैं और बिना परमिट के उस एरिया से बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो नए बाउंड्रीज जो हैं और नए टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इनके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो पेस्टरल कम्युनिटीज की लाइफ जो हैं बहुत ज़्यादा चेंज इससे हो रही है। एडवर्स इफेक्ट होगा डेफिनेटली, है ना। पेस्टरल कम्युनिटीज की लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट होगा, उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, ठीक। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पर यदि आपको कोई डाउट है तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में आप
पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल्स से हमने देखा कि कितने सारे चेंजेस आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस कि जो एनिमल्स थे वो कितने सारे मरे। तो देखो भाई, जब पैस्चर नहीं होगा उस समय क्या होता है, मान लो ड्रॉट आ गई, माने सूखा पड़ गया, तो पैस्टरलिस्ट की लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। ठीक है, कैसे अफेक्ट होगी? डेफिनेटली जानवरों की डेथ बहुत ज्यादा होगी। ठीक, तो सर्वाइव करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और ये जो क्राइसिस है इसको अवॉइड करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कितने सारे जानवरों की डेथ हुई, जरा हम उस पर बात करते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पैस्चर के लिए दूसरे एरियाज में मूव नहीं हो सकते। तो एक सर्वे की बात हम करते हैं। सर्वे में यहां पर देखेंगे कि कितने सारे एनिमल्स मारे गए, है ना। 1930 का जो सर्वे है उसमें ये बता रहे हैं कि केन्या में जो मसाई कम्युनिटी थी, इनके पास 7,20,000 कैटल्स, 8,20,000 शीप्स एंड 1,71,000 डोंकीज थे। लेकिन 2 साल कंटिन्यूसली क्या हुई? ड्रॉट हुई, 1933 में और 1934 में, और इसके कारण ये जो कैटल्स का नंबर है कितना रह गया? लगभग आधा। ठीक है, जस्ट 2 सालों में कैटल्स जो थे ना, कितने रह गए? ये आधे रह गए, आधे से ज्यादा कैटल्स की डेथ हो गई। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट तो नहीं है भाई इसमें? ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये सब? क्या कारण था इसका? क्योंकि इनको फिक्स एरियाज में रहना पड़ रहा था, कन्फाइंड विद इन अ रिजर्व। ठीक है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पैस्चर। ठीक है, तो ये जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे इन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स हो रही थी क्योंकि सेमी एरिड एरियाज में ये लोग रह रहे थे। ठीक है, और चूंकि कैटल्स जो हैं उनको शिफ्ट नहीं कर सकते, पैस्चर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसीलिए लार्ज नंबर्स में इन कैटल्स की डेथ हुई। ठीक है, तो ये नंबर हमको याद रखना है भाई, कितने कैटल्स थे, कब थे इतने कैटल्स? 1930 में थे, और ये 1933-34 में कितने रह गए? आधे रह गए। ठीक है, तो पेस्टरल कम्युनिटीज का जो एनिमल स्टॉक है वो लगभग आधा हो गया। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोगों की लाइफ ऐसे ही इफेक्ट हो रही थी, सबकी लाइफ पर इफेक्ट अलग अलग था। तो अब जरा मसाई कम्युनिटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। मसाई कम्युनिटी का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड थे, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। ठीक है, एल्डर्स कौन? जो बड़े लोग हैं, ये रूलिंग ग्रुप था। ठीक है, ये क्या करते थे? पीरियोडिकली मिलते थे, मीटिंग्स करते थे काउंसिल की, और उसमें जो भी मसाई कम्युनिटी से रिलेटेड अफेयर्स होते थे उसको ये सेटल करते थे, डिस्प्यूट को सेटल करते थे। ठीक है, ये एल्डर्स का काम था। दूसरा था वॉरियर्स। ठीक है, वॉरियर्स में कौन होंगे? यंगस्टर्स होंगे। वॉरियर्स में कौन है? यंग पीपल है। अब इनका काम क्या है? ये अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करेंगे और कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करेंगे। कैटल रेड्स मतलब दूसरी कम्युनिटी पर अटैक करो। अब ये मसाई में भी सब ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और एक दूसरे के कैटल्स पर अटैक करके वो लूट कर लेकर आ रहे हैं, है ना। तो ये जो कैटल वेल्थ है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इनके लिए, और इसीलिए ये कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस सोसाइटी में ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये तभी कोई व्यक्ति वॉरियर कम्युनिटी का कहलाता था जब वो अपना मैनलीनेस प्रूव कर देता था थ्रू दीज कैटल रेड्स। ठीक है, तो ये जो रेड्स हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं रेड्स कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक, कब रिकॉग्नाइज होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि वॉरियर्स भले ही कितना भी कुछ कर लें, दे वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स, है ना। दे वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स। ठीक है, तो वॉरियर कब बनोगे? मैनलीनेस जब प्रूव कर दोगे। मैनलीनेस कब प्रूव करोगे? रेड्स में पार्टिसिपेट करोगे या वॉर्स में पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन ये सब ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रहा। ब्रिटिशर्स ने इनके सिस्टम में चेंज इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने सीरीज ऑफ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा मेजर क्या था? हर एक मसाई सब ग्रुप का इन्होंने एक हेड, एक चीफ अपॉइंट कर दिया। अभी तक डिसीजन कौन ले रहे थे? एल्डर्स, लेकिन अब डिसीजन कौन लेगा? ये चीफ। हर एक सब ग्रुप का एक चीफ है, और ही इज और शी इज नहीं, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। ठीक,
इनको ये जंगलीपना तो लगी रहा था, सैवेज लगी रहे थे ये लोग, डेंजरस लगी रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेडिंग एंड वॉरफेयर। ठीक, अब देखो भाई, रेड्स पर और वॉरफेयर पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए तो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी एल्डर्स की और वॉरियर्स की, ये एडवर्सली अफेक्ट होगी, ये सिस्टम एडवर्सली अफेक्ट होगा, लेकिन ये पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो चीफ के साथ क्या होगा, देखो हमने कहा कि सबकी लाइफ एक जैसी अफेक्ट नहीं हुई, चीफ की लाइफ तो इंप्रूव हो रही है, बाकी सबकी लाइफ तो खराब हो रही है, क्योंकि कन्फाइंड एरिया में रहना है, हर्ड को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो ड्रॉट के केस में जब पैस्चर ही अवेलेबल नहीं है तो उनके जानवर मर जा रहे हैं। लेकिन ये जो चीफ है, जो इसको अपॉइंट किया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, इसने क्या किया, वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली ओवर टाइम। ठीक, अब रेगुलर इनकम है इनके पास, अब इस रेगुलर इनकम के कारण क्या कर सकते हैं, एनिमल्स, गुड्स एंड लैंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एनिमल्स, गुड्स और लैंड परचेज तो कर लिया, साथ ही मनी लैंडर्स भी बन गए। मान लो किसी को टैक्स पे करना था और उसके पास कैश नहीं है, उसको कैश की जरूरत है, तो ये पुअर नेबर्स को मनी लैंड भी कर रहे हैं, पैसा आ गया। अब और एक्सपेंशन चाहते हैं तो क्या हुआ, ये सिटीज में रहने लगे, टाउन्स में रहने लगे ये लोग, और ट्रेडर्स बन गए। चेंज देखो, सबकी लाइफ बुरे तरीके से इफेक्ट हो रही थी सिवाय चीफ के। चीफ के पास पैसा आ गया, रेगुलर इनकम है, वो उससे एनिमल्स, गुड्स एंड लैंड खरीद सकता है, मनी लैंडर भी बन गया, उधार भी दे रहा है, और ट्रेडर भी बन गया। चीफ तो है ही, मनी लैंडर और ट्रेडर भी बन गया, लेकिन पूरी फैमिली के साथ नहीं रहेगा। फैमिली कहाँ रहेगी उनकी, घर में रहेगी, है ना। वाइफ्स और चिल्ड्रन जो हैं वो कहाँ रहेंगी, गांव में रहेंगे और एनिमल्स का ध्यान रखेंगे। और चीफ जो है वो चाहे ड्रॉट का केस हो, चाहे वॉर हो, इन सब चीजों में सरवाइव कर सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो पेस्टरल्स हैं, पेस्टरलिस्ट एंड नॉन पेस्टरलिस्ट दोनों की यदि हम बात करें, सो दे हैड बोथ पेस्टरल इनकम एंड नॉन पेस्टरल इनकम, क्योंकि वो ट्रेडर्स भी हैं, मनी लेंडर्स भी हैं, और एनिमल्स भी परचेज कर सकते हैं जब भी उनको जरूरत पड़ेगी, जब भी उनका स्टॉक डिप्लीट होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा भैया, चीफ जो था, जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया, हर एक मसाई सब ग्रुप का, उसकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, उसकी लाइफ एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो रही है। ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट पुअर्स, पुअर्स की लाइफ के बारे में ही हम जब से चर्चा कर रहे थे, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर फिर से रिपीट अपन देख रहे हैं कि वो चूंकि सिर्फ लाइफ स्टॉक पर डिपेंडेंट थे, तो इनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव ही होगा, बहुत बुरे टाइम में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और फेमाइन के केस में सब कुछ उनका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेस्टरल कम्युनिटीज चाहे इंडिया में हो चाहे अफ्रीका में हो, सब पर यही असर हुआ। और इसके कारण क्या हुआ था, हमने देखा कई लोग वर्कर्स बन गए थे, तो इनके साथ भी यही होगा। मैनी ऑफ देम हैड टू गो टू लुकिंग फॉर वर्क इन टाउन्स। अब जब वर्कर्स हैं तो हम जानते हैं लेबर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, सो दे ईक्ड आउट अ लिविंग, ईक्ड आउट मतलब किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, है ना, लिविंग एज चारकोल बर्नर्स, अदर्स डिड ऑड जॉब्स, है ना, कई सारे ऐसे झाड़ू करना, पोछा करना, किसी के घर में काम करना, गड्ढे खोदना, कोई भी ऑड जॉब जो उनको मिल रहा है वो कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। और जो उनमें से लकी हैं, कुछ ऐसे होते थे जो रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उनको काम मिल जाता था, ये ज्यादा रेगुलर होता था काम। लकी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वर्क रेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो पुअर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी में हमने देखा, मसाई सोसाइटी में दो चेंजेस आए, और इसी से हम रिलेट करेंगे अदर कम्युनिटीज को भी। अफ्रीका में जो अदर कम्युनिटीज रह रही थी उनमें भी हमें यही दो चेंजेस मिलेंगे। क्या चेंजेस मिला, पहला कि जो एज के बेसिस पर जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच में, ये डिस्टर्ब हो गया। हालांकि पूरे तरीके से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये डिस्टर्ब हो गया। और एज के बेसिस पर ट्रेडिशनल डिफरेंस की जगह पर अब वेल्थ के बेसिस पर एक रिच और पुअर का जो एक डिफरेंस था वो सोसाइटी में आ गया। मसाई कम्युनिटी में ये एक बहुत बड़ा चेंज हमको देखने मिला। ठीक है, तो अब पूरे चैप्टर को जरा कंक्लूड कर लेते हैं भाई। तो पेस्टरल कम्युनिटीज जो हैं, हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा,
इसमें हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं ना, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अफेक्टेड इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज बाय चेंज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, किसकी लाइफ की बात कर रहे हैं हम? इन पैस्टोरल कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो चेंज आ रहा है उससे इन पैस्टोरल कम्युनिटीज की लाइफ में भी चेंज आया। ठीक, फिर क्या, नई बॉर्डर्स बन रही हैं, नए लॉज बन रहे हैं ना, न्यू लॉज, न्यू बॉर्डर्स, इसके कारण इनका जो मूवमेंट का पैटर्न है उसमें भी चेंज आ रहा है। इनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। किस चीज पर रिस्ट्रिक्शन था? मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते आसानी से, तो इनकी मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं और पैस्चर की सर्च में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ये लोग फेस कर रहे थे। ठीक, लैंड डिसअपियर हो रहा था। क्यों? या तो उसको रिजर्व कर दिया गया है गेम रिजर्व्स की तरह, या उसको कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं, या फॉरेस्ट को भी रिजर्व कर दिया गया है ना। तो पैस्चर जो है वो डिटेरिएट होता रहा क्योंकि कंटिन्यूसली उसकी ओवर ग्रेजिंग हो रही थी। ठीक है, और इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट के टाइम पर क्या है, बहुत ज्यादा क्राइसिस फील कर रहे हैं और बहुत सारे कैटल्स लार्ज नंबर्स में मर रहे थे। ये इंडिया में भी देखा हमने और अफ्रीका में भी देखा, ये दोनों चीजें हो रही थी। ठीक, पूरे चैप्टर में यही चीजें हमने कवर करी है ना। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी पैस्टरलिस्ट जो हैं वो नए टाइम्स में चीजों को अडेप्ट कर रहे थे और सरवाइव कर रहे थे। कैसे सरवाइव किया उन्होंने अपने पाथ चेंज किए अपने एनुअल मूवमेंट के। इंडिया में हमने देखा था कैटल्स का नंबर रिड्यूस किया। ठीक है, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। किस तरीके के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं कि नए एरियाज दिए जाएं उनको पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर, रिलीफ के लिए, सब्सिडी के लिए एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट के लिए। ठीक है, और राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। ये किस तरीके के राइट्स? फॉरेस्ट को मैनेज करने के राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। मतलब कि ये जो पैस्टरलिस्ट हैं ये पास्ट के रेलिक्स नहीं है, मतलब कि पास्ट के कोई वो ऐसे नहीं कि अपन ने मॉडल की तरह रख दिया हो। ये जो लोग हैं दे हैव अ प्लेस इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। ऐसा नहीं कहेंगे कि इनका कोई प्लेस नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड में। और एनवायरमेंटलिस्ट क्या बोलते हैं? आज भी कई ड्राई रीजन्स में और हिली रीजन्स में पैस्टरलिज्म ही सबसे अच्छा तरीका है सरवाइव करने का। ठीक, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।